एवरीवन, तो आज हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमी। तो जो लास्ट लेक्चर था हमारा इकोनॉमी का, विच इज़ लेक्चर नंबर 6, उसमें हुआ ये कि जितना आप लोगों ने देखा ना, उसके बाद का जो ऑडियो था ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आ रहा था, इसलिए मुझे उसको उतना ही अपलोड करना पड़ा। बट डोंट वरी, आज हम लोग उसको कंपनसेट करेंगे। पूरा लेक्चर आज करने वाले हैं, तो इसका नाम ना मैं लेक्चर नंबर 7 ही डाल दूंगी, ठीक है, क्योंकि लेक्चर 6 का पार्ट 1 देन पार्ट 2 बहुत हो जाएगा। तो इस वजह से लेक्चर 6 देन लेक्चर 7 8 9 जितना भी आते जाएंगे। और यू नो द ड्रिल, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को इकोनॉमी के सारे लेक्चर्स चाहिए तो इकोनॉमी की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर इकोनॉमी के साथ साथ आप लोग पॉलिटी भी पढ़ना चाहते हो तो वो लेक्चर्स भी अपलोडेड है। पॉलिटी हम लोग लक्ष्मीकांत से कर रहे हैं और उनके जो लेक्चर्स है उनका लिंक भी आपको प्लेलिस्ट में क्या बोल रही हूँ मैं, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोनों ही प्लेलिस्ट, इकोनॉमी एंड पॉलिटी, इन दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फाइनली अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। तो देखो, स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने लास्ट जो लेक्चर किया था उसमें हम लोगों ने फेलियर ऑफ क्वांटिटेटिव टूल एंड क्वालिटेटिव टूल्स के बारे में पढ़ा था। देन हम लोगों ने पढ़ा था, उनको कवर करने के लिए आरबीआई ने क्या सोचा कि एक इंटरेस्ट रेट तय करते हैं कि बैंक जो है ना इस तरीके से इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर सकता है। तो वो हमने वो 4 मेथड्स पढ़े थे, कैसे ओवर द टाइम ये चारों मेथड डेवलप हुए, ये पूरा हम लोगों ने कवर किया था। एंड देन बैंकिंग हिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ा था, इंडिया से पहले क्या सिनेरियो था, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या था, और लिबरलाइजेशन जब प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ कर दिया तब क्या सिनेरियो था, ठीक है। तो ये हम कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया। ये वाला टॉपिक ना आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही आता है, ये पेमेंट बैंक, और ये डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। इसका ही मैंने 1 ही 2 क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट देखा है, दैट्स इट। बट ये आपसे पूछा जाता है, तो इसलिए आपको पेमेंट बैंक्स के बारे में पता होना चाहिए। बाकी बैंक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज ले लो, बट ना ये आगे आएगा कंटिन्यू। आई डोंट थिंक आगे ऐसा कोई टॉपिक आने वाला है, बट स्टिल यू शुड हैव सम नॉलेज। तो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग बोरोवर्स करने वाले हैं, देन कॉजेज ऑफ बैंकिंग, एनपीए एंड फर्दर ये सब देखने वाले हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ बैंक्स के बारे में बता देती हूँ। तो टाइप्स ऑफ बैंक कहाँ गया, एक सेकेंड, ये रहा। हाँ, तो टाइप ऑफ बैंक्स में ना जो पहला है हमारे पास कमर्शियल बैंक, इसके बारे में आपको पता होगा। तो कमर्शियल बैंक आप लोगों का जो डे टू डे बैंक्स होते हैं, जो आपको सारी फैसिलिटीज़ ऑफर करते हैं। सारी फैसिलिटीज़ का मतलब क्या है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, लोन चाहिए आपको, प्लस आपका जो सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट्स में जो भी बैलेंस होता है, आपके बैलेंस पे आपको इंटरेस्ट देता है बैंक। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो बैंक आपको प्रोवाइड करता है ना, तो बेसिकली कमर्शियल बैंक्स वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो आम लोग और बिजनेस के जो भी बिजनेस ओनर्स जो होते हैं ना, बिजनेसमैन, उनको भी क्या कहते हैं, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो मैं अगर आम भाषा में इसको बताऊं अगर आपको, तो ये वो बैंक्स हैं जहां आप अपना पैसा जमा करते हो, लोन लेते हो और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हो, जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक्स। तो ये आपके कौन से बैंक्स हो गए, कमर्शियल बैंक्स हो गए। देन आता है कोऑपरेटिव बैंक्स। अब कोऑपरेटिव बैंक्स को समझने के लिए ना एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, उस एग्जाम्पल से आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो एक इमेजिन करो, एक गांव है रामनगर नाम का, ठीक है। अब रामनगर में सीन क्या है ना कि बड़े बड़े बैंक्स अवेलेबल नहीं है, और लोगों को अगर बैंकिंग फैसिलिटीज़ लेनी है तो लोगों को काफ़ी दूर जाना पड़ता है, ठीक है। और एटीएम भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है बैंक में इतनी, गांव में इतनी बैंक्स की सुविधा। तो अब लोगों ने क्या किया ना, तो लोगों को ना अगर इंटरेस्ट लेना होता है ना, तो लोग जो मनी लेंडर्स होते हैं, ऐसे लोग होते हैं ना जो आपको पैसा उधार दे देते हैं बट उसके बदले इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो उनका इंटरेस्ट रेट यूजुअली काफ़ी हाई होता है, महंगा होता है। तो लोग उन लोगों से पैसे लेते थे, तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ रहा था। तो लोगों ने क्या किया, आपस में मिलकर ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग ही बैंक खोलें एक। तो उन लोगों ने 4-5 लोगों ने पैसा जमा किया और एक बैंक ओपन किया, ताकि वो बैंक उनकी तो मदद करे ही करे, साथ में आसपास जितने भी ये गाँव के लोग हैं ना, उनकी भी हेल्प कर सके। तो इससे आपको 2 चीज़ें पता लगेंगी। कोऑपरेटिव बैंक्स ऐसे बैंक्स हैं जो स्मॉल स्केल पे ऑपरेट होते हैं, बहुत छोटे स्तर पे ऑपरेट होते हैं, और जो मेंबर्स ओपन करते हैं। समझ में आ गया। तो अब ऐसा ही बैंक इन लोगों ने खोल लिया। सपोज करो उस बैंक का नाम रामनगर बैंक रख दिया गांव के नाम पे, तो अब वहाँ पे लोग अपनी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, सारी चीज़ें एकदम वैसी ही चलती हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स। तो कोऑपरेटिव बैंक्स बेसिकली वो बैंक्स हो गए जो कोई एक छोटा ग्रुप स्टार्ट करता है, ताकि उनके क्या कहते हैं, उनके लेवल में उनकी मदद हो सके, ठीक है। तो ये भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और एक होते हैं आपके रूरल कोऑपरेटिव बैंक। देन है स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक्स आपके वो बैंक्स होते हैं जिनको ना किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर को केटर करने के लिए बनाया होता है। जैसे कि एनएचबी है आपका, नेशनल हाउसिंग बैंक, इसको हाउसिंग पर्पस से बनाया गया है, हाउसिंग सेक्टर में लोन्स को ईजी करने के लिए बनाया गया है। सिमिलरली एक है आपका नबार्ड हो गया, वो एग्रीकल्चर रिलेटेड है। तो कोई एक, और आपका सिडबी है जो आपका ना बिजनेस से रिलेटेड है, जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं ना उनसे रिलेटेड है। तो ये जो बैंक्स है ना, ये जो किसी एक
स्पेसिफिक सेक्टर को केटर करते हैं ना, उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेशलाइज्ड बैंक। उसी एक सेक्टर में वो लोग स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है। देन पेमेंट बैंक मैंने आपको कल ऑलरेडी बता दिया है। देन है स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या होते हैं, ये जो बहुत छोटे लेवल पे बिजनेसेस होते हैं प्लस जो फार्मर्स होते हैं उनको ना ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं, और ये भी जो है ना इनको ना, इनके बारे में मैं भी आपको आगे भी बताऊंगी। देन डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, ये बैंक्स जो है ये इतने बड़े बैंक्स हैं कि अगर ये कोलैप्स हो गए, कुछ हो गया इनको, तो हमारी पूरी इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। तो इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, बिग टू फेल, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास निधि कंपनीज। निधि कंपनीज भी एक तरीके से 7 लोग मिनिमम चाहिए होते हैं इस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, बट बाकी चीज़ों में ना एज अ बैंक आपको लाइसेंस चाहिए उनको स्टार्ट करने के लिए, पर निधि कंपनी को लाइसेंस नहीं चाहिए स्टार्ट करने के लिए, बट दे आर रेगुलेटेड बाय RBI। तो इसके बारे में भी अभी डिटेल में पढ़ते हैं। पहले चलते हैं कमर्शियल बैंक्स की तरफ। तो कमर्शियल बैंक मैंने आपको समझा दिया, इसमें भी कुछ टाइप्स है। पहला है पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, वो बैंक जो गवर्नमेंट ओन करती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक। देन है हमारे पास प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या है, जो प्राइवेट प्लेयर्स ओन करते हैं। देन है हमारे पास रीजनल रूरल बैंक्स। अब रीजनल रूरल बैंक्स कौन से होते हैं, आपको नाम से थोड़ा सा भी आइडिया लग रहा है, रूरल है तो वो तो पता ही लग रहा है कि गांव, मतलब जो गांव वाले रीजन में बेसिकली ऑपरेट हो रहे हैं। तो ये बेसिकली आपके वो बैंक्स हैं जो खास तौर पर गांव और जो सेमी अर्बन एरियाज होते हैं ना, वहाँ बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। आम भाषा में अगर इसको हम लोग समझें तो ये वो बैंक्स हैं जो गाँव के लोगों, छोटे किसान और लोकल बिजनेसेस जो होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए इसमें इसको बनाया गया है, ठीक है। अब इस बैंक में ना 3 लोगों की मेंबरशिप होती है। सेंट्रल बैंक जो आपकी भारत सरकार है उसका 50% होता है उनका गवर्नमेंट का। एंड देन आपका स्पॉन्सर बैंक, अगर कोई बैंक है जो उन बैंक्स को स्पॉन्सर कर रहा है, बैंक मतलब कोई बड़ा कमर्शियल बैंक है, सपोज करो SBI, ठीक है, तो वो है एक तरीके से जो छोटा बैंक ओपन हो रहा है ना उसको, उसकी मदद कर रहा है, ठीक है। तो वो अपना कुछ स्टेक लेते हैं, तो सपोज करो जो उन्होंने स्टेक लिया है वो 35% स्टेक ले लिया है। देन स्टेट गवर्नमेंट, जो हमारी जिस स्टेट के में वो ओपन हो रहा है उस स्टेट गवर्नमेंट का कुछ अपना स्टेक रहता है, तो वो मान लो 15% हो गया। तो इस तरीके से ये जो बैंक्स है ना, इनकी जो ओनरशिप है ना वो 3 लोगों के अंदर डिवाइड होती है, ठीक है। अब इन बैंक्स का मकसद क्या होता है, तो मकसद होता है आपके जो रूरल एरियाज हैं प्लस आपके जो सेमी अर्बन एरियाज़ है जहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटीज़ उतने अच्छे से प्रोवाइडेड नहीं है, वहाँ पे प्रोवाइड कराना, गांव में बैंकिंग सर्विसेज पहुँचाना, किसानों और छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं ना उनको लोन प्रोवाइड करना, गांव के लोगों को सेविंग्स करने के लिए एनकरेज करना। तो बेसिकली ये काम है इनका, ठीक है। अब ये बैंक काम क्या करता है, लोन वोन देते हैं क्या, तो बिल्कुल लोन देते हैं। खेती के लिए लोन मिल जाएगा आपको, छोटे बिजनेस को स्टार्ट करना है उसके लिए लोन मिल जाएगा आपको, या दूसरी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए भी आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है। ये डिपॉजिट एक्सेप्ट भी करते हैं लोगों का, और जैसे कि आपका दूसरी बैंकिंग सर्विसेज भी देते हैं, जैसे आपका पैसे ट्रांसफ़र करना और UPI वगैरह, ये सारी फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये बस गाँव के लोगों के लिए बनाया गया है। देन है आपका फॉरेन बैंक्स। अब फॉरेन बैंक्स क्या है, तो फॉरेन बैंक्स आपके ऐसे बैंक्स हैं जो किसी और देश में बने हैं लेकिन उनकी ब्रांचेज या ऑफिसेज इंडिया में भी हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये वो बैंक है जो विदेश में है, मतलब फॉरेन में स्टैब्लिश्ड है लेकिन इंडिया में भी अपना काम करते हैं। अब इसका ओनर कौन होगा, तो इनके जो ओनर्स होंगे वो कहाँ होंगे, विदेश में होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये विदेश में ही स्टैब्लिश हुआ है, यहाँ पे उनकी ब्रांचेज हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ, तो ये वाले जो बैंक्स होते हैं ना, ये कमर्शियल बैंक्स की तरह ही काम करते हैं, लेकिन इनका फोकस थोड़ा सा अलग होता है। ये बड़े बिजनेस, इंटरनेशनल ट्रेड, हाई नेटवर्थ वाले जो लोग होते हैं उनको सर्विसेज देते हैं ये, और ये फॉरेन एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और दूसरे जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज चीज़ें होती है ना उनमें हेल्प करते हैं, वो भी देते हैं ये। अब इसका एक बड़ी बात है कि इसको ना रेगुलेट कौन करता है फॉरेन बैंक्स को, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, क्योंकि अभी तक आप लोग जितने बैंक्स आप लोगों ने पढ़े, जो भी आप लोगों ने पढ़ा, आपको एक चीज़ तो माइंड में ये चीज़ क्लियर होगी कि RBI इज़ द ओनर। अल्टीमेटली RBI जो बोलेगा वो सारे बैंक्स को फॉलो करना पड़ेगा, जो रूल्स जो ट्रेंड्स सेट करेगा। बट इन बैंक्स का क्या, ये बैंक तो विदेश में स्टैब्लिश हुए हैं, इनकी ब्रांचेज इंडिया में, तो इनका मालिक कौन है, राइट। एक तरीके से इनको रेगुलेट कौन कर रहा है, तो ये RBI के रूल्स और अपने देश के रूल्स दोनों फॉलो करते हैं। समझ में आया। तो ना ये RBI के रूल्स का उल्लंघन कर सकते हैं, ना ही अपने देश के रूल्स का उल्लंघन कर सकते हैं, तो दे हैव टू फॉलो, ठीक है। अब ये आई होप आपको कमर्शियल बैंक का जो पूरा किस्सा है ना ये आपको क्लियर हो जाएगा।
अब चलते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स की तरफ। कोऑपरेटिव बैंक्स मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, और ये भी दो तरीके के हैं, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। एंड देन आप ना जब गांव वाले एरियाज में थोड़ा जाओगे तो आपको मेजरली ना ये कोऑपरेटिव बैंक्स देखने को मिल जाएंगे, और ये रीजनल रूरल बैंक्स देखने को मिल जाएंगे। इन्हीं को हम लोग RRB भी कहते हैं, ठीक है। अब पेमेंट बैंक मैंने आपको ऑलरेडी कल समझा दिया था अच्छे से। देन आता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक ग्रांटेड अप्रूवल बाय RBI इन 2016 में इनको अप्रूवल मिल गया। एक्सटेंडेड फाइनेंशियल इंक्लूजन्स टू पीपल हु आर नॉट सर्व्ड बाय द रेगुलर बैंक्स, प्रोवाइड सेविंग फैसिलिटी एंड क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। आई होप ये आपको क्लियर हो चीज़। इन बैंक्स को बनाया ही इसलिए गया था क्योंकि ना कई बार क्या होता है ना, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे SBI है या फिर कोई बड़े लेवल का बैंक है, ठीक है, वो कई बार फार्मर्स को या जो छोटे बिजनेस ओनर्स होते हैं ना उनको लोन नहीं देता है। कई बार ऐसा हुआ है। तो उन लोगों को केटर करने के लिए ये बैंक्स बनाए गए हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो लोग एक्चुअली में काफ़ी स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, जैसे फार्मर्स हो गए या फिर छोटे बिजनेस वाले लोग हो गए, तो उनको केटर करता है ये। और RBI ने ना इनको स्ट्रिक्टली ये चीज़ बोल रखी है कि आप लोग ना अपनी प्रॉफिट जनरेशन की तरफ ध्यान नहीं दोगे, आप लोगों का काम है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की हेल्प करना, स्मॉल बिजनेस ओनर्स की हेल्प करना, और आपका एम यही है और आपको इसी को अचीव करना है, ठीक है। एंड दीज बैंक्स आर गिवन सम रेस्ट्रिक्शंस बाय RBI दैट दे कैन नॉट वर्क एज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का मतलब क्या है? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का जो डायरेक्ट प्रॉफिट होता है, डायरेक्ट जो मोटिव होता है ना, वो प्रॉफिट जनरेट करने का ही होता है, ठीक है। तो इनको स्ट्रिक्टली वो करने से मना कर दिया है। दे हैव टू फोकस ऑन देयर मोटिव, दैट इज टू केटर द सेक्टर्स विच आर नॉट केटर्ड बाय अदर बैंक्स लाइक स्मॉल बिजनेसेस, मार्जिनल फार्मर्स एटसेट्रा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। अब इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बताती हूँ। जैसे ये टॉपिक है हमारे पास डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, सिमिलरली बैंक्स की जगह पे कुछ ऐसे इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं जो इतनी बड़ी हैं कि अगर वो फेल हो जाएंगी तो हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, ठीक है। तो वो कौन से? जैसे आपकी LIC है, LIC इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। लेकिन बात ये है कि इनको ये जो टैग है ना कि आप बहुत बड़ी हो, ये DSIBs का ये टैग कौन देता है? डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स का टैग कौन सी बॉडी है? या फिर डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनीज, ये टैग कौन देता है? तो बैंक के केस में ये टैग RBI देता है उन बैंक्स को, और जो आपका इंश्योरेंस कंपनी है ना उस केस में ये जो बॉडी है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये बॉडी है जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है ना उनको ये टैग देती है, ठीक है। फॉर बैंक्स RBI आइडेंटिफाई एंड गिव द स्टेटस ऑफ DSIBs, बट फॉर इंश्योरेंस कंपनीज IRDAI डज। आई होप दिस इज क्लियर। Now examples of domestically systematically important companies, LIC हो गया, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये आप याद रखना, ये जो नाम मैंने इसमें डाले हैं ना ये कहीं ना पूछे गए हैं UPSC में, नहीं तो किसी और एग्जाम में कहीं से 1 लाइन आंसर है, ये आपको ये याद होने चाहिए एग्जाम्पल्स, ठीक है। इसके बाद ये एक बार शुरू से देख लेते हैं। तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिटेन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक एंड HDFC बैंक एज डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, और बैंक आर कंसिडर्ड एज टू बिग टू फेल। नाउ the indicators parameters which are used for assessment are size, interconnectedness, substitutability and complexity। अभी चारों पॉइंट आपको याद होने चाहिए कि एग्जैक्टली किन बेसिस पे हम लोग इन जितने भी ये बैंक्स हैं उनको ये टैग देते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से हैं? साइज, इंटरकनेक्टेडनेस, सब्सटीट्यूटेबिलिटी एंड कम्प्लेक्सिटी, ये पूछा गया है आपका। तो अगर आपको याद रहेगा, तो अगर रिपीट हुआ ये क्वेश्चन तो आपके पास उसका आंसर होगा। देन दीज बैंक्स आर गिवन एक्स्ट्रा मेजर्स सो दैट दे डू नॉट फेल, इफ दे फेल होल इकोनॉमी विल फेल। और इसके एग्जाम्पल SBI, ICICI, HDFC बैंक, सो ये आपको पता होनी चाहिए। अब बैंक्स के अलावा देयर आर सम इंश्योरेंस कंपनी विच आर ऑल्सो सेट टू बी सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एंड दीज आर आइडेंटिफाइड बाय इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब जो अपकमिंग लेक्चर्स आने वाले हैं ना, मैंने आपको जो ये एक बताया था स्पेशलाइज्ड बैंक के बारे में, आई थिंक मैंने इसको इसमें कवर नहीं किया। इसके बारे में आप लोग बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हो कि NHB के बारे में पढ़ोगे, NABARD के बारे में पढ़ोगे, और भी कई सारे ऐसे बैंक्स हैं जो स्पेशलाइज्ड बैंक्स हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार आए हैं। NABARD से रिलेटेड तो बहुत ही बार आए हैं, ठीक है। तो हमको वो भी कवर करना है, सो डोंट वरी, लेक्चर बढ़ेगा अभी आगे आप लोग कवर करोगे। इसके बाद आई थिंक एक रह गया, ये निधि कंपनी। निधि कंपनी इज अ टाइप ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एग्जैक्टली दिस स्टेटमेंट हैज़ बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स, तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए क्या है निधि कंपनी। एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। इट इज़ फॉर्म टू बोरो एंड लेंड मनी टू द मेंबर्स। तो ये सिर्फ और सिर्फ जिन मेंबर्स ने इसको स्टैब्लिश किया है ना, सिर्फ उन्हीं मेंबर्स को, जैसे हमारा जो वो वाला था कोऑपरेटिव बैंक वाला सिनेरियो था, उसमें मेंबर्स स्टार्ट तो करते हैं बट उसमें दो दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं, बट इसमें
जो लोग स्टार्ट करेंगे आपस में जो भी फंड इकट्ठा करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन ये आपस में ही बोरो कर सकते हैं, आपस में ही लेंड कर सकते हैं मनी। जैसे इसको चलाने के लिए मिनिमम 7 लोग रिक्वायर्ड हैं, तो 7 लोगों के अलावा किसी 8वें की ये उन पैसों से हेल्प नहीं कर सकते, ना ही किसी 8वें से वो पैसा एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इट डज नॉट रिक्वायर लाइसेंस बाय आरबीआई, इसको लाइसेंस नहीं चाहिए आरबीआई से। निधि कंपनीज, यहाँ पे एक डी आएगा, निधि कंपनीज आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, किसके अंदर रजिस्टर्ड है ये, कंपनीज एक्ट के अंदर, एंड रेगुलेटेड बाय आरबीआई बट दे डू नॉट रिक्वायर लाइसेंस बाय आरबीआई। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट, प्रोहाइबिटेड एक्टिविटीज, ये कुछ एक्टिविटीज है जो निधि कंपनी नहीं कर सकती है। निधि कंपनी कैन नॉट डील विद द चिट फंड, चीट फंड में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, यहाँ पे चीट फंड होगा, ठीक है, चीट फंड में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। हायर परचेज फाइनेंस एंड लीजिंग फाइनेंसिंग इंश्योरेंस, इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब हो गया आपका ईएमआई के ऑप्शंस। कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना, हमने कोई सामान ईएमआई पे लिया है तो वो हमारे अकाउंट से कटता रहता है फिर ईएमआई का अमाउंट, तो वो ईएमआई वाली चीज़ों में ये लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। अनसिक्योरिटी बिजनेसेस, इसमें भी ये लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते। इट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहाइबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम और लेंडिंग फंड्स टू एनी अदर पर्सन एक्सेप्ट मेंबर्स। इट मीन्स दे कैन नॉट बोरो और लेंड टू नॉन मेंबर्स। आई होप दिस इज क्लियर। जो नॉन मेंबर्स हैं ना उनसे ये पैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, ना उनको ये उधार दे सकते हैं। ठीक है, now these companies are very popular in South India because they give loans at low interest rate than other commercial banks. I hope this is clear. इसका composition क्या है, minimum 7 members are required to start a company, out of which 3 members should perform the role of directors of the company. 7 लोग ज़रूरी है, 7 में से तीनों को तो 3 members को minimum role of directors निभाना पड़ेगा, डायरेक्टर्स का रोल निभाना पड़ेगा। I hope this is clear. अब इसके बाद जो ये टॉपिक है ना, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये पूछा गया, ये मैं कल समझाया था ना, इसीलिए ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये है क्या एग्जैक्टली, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, बैंक के पास आप जाते हो लोन लेने के लिए, कई केसेस में बैंक आपको लोन दे देता है, कई केसेस में बैंक आपको लोन नहीं देता है। अब मान लो बैंक ने आपको लोन दे दिया बट ड्यू टू एनी रीज़न आप उस लोन को रिटर्न नहीं कर पाए हो बैंक को, तो आप दोबारा अगर बैंक के पास जाओगे लोन लेने के लिए, बैंक आपको लोन नहीं देगा। ठीक है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान है, उसने बैंक से कई बार लोन लिया और बहुत बड़ा अमाउंट लोन लिया है और बैंक ने उसको लोन दिया और हर बार उसकी हिस्ट्री इतनी अच्छी रही है कि उसने बैंक को विद इंटरेस्ट पैसा टाइम से पहले चुका दिया है, बट ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट कंडीशन एक बार ऐसा आ गया कि उसने लोन लिया और ड्यू टू एनी रीजन वो लोन रिटर्न नहीं कर पाया, तो वो जब दोबारा बैंकिंग सर्विसेज का उपयोग करने जाएगा, ना ही लोन लेने के लिए नहीं कह रही मैं, कोई भी एक्टिविटी अगर करने जाएगा तो बैंक क्या उसको अलाउ करेगा, क्या करेगा बैंक। तो ये वो सिनेरियो है। एक्चुअली होता क्या है ना, मैं आपको बताती हूँ। बैंक, जैसे मेरे पास कोई गोल्ड है, मैंने गोल्ड बैंक में रखा, बैंक ने मुझे उसके बदले पैसे दे दिए। ठीक है, तो आज हमें सुनने में लगता है कि अगर मैंने उसको पैसे रिटर्न नहीं किए बैंक को तो बैंक मेरा गोल्ड जब्त कर लेगा, लेकिन ये चीज़ें शुरू से ऐसी नहीं थी। अभी तो हमारे माइंड में काफ़ी क्लियर है ना कि जो भी एसेट मैं बैंक को दूंगी बैंक मुझे उसके बदले पैसे देगा, और उसके बाद क्या होगा, अगर ड्यू टू एनी रीज़न मैं बैंक को पैसे नहीं चुका पाई तो बैंक मेरा वो एसेट जब्त कर लेगा। बट मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, ये जो चीज़ है ना, बैंक मेरा एसेट जब्त कर लेगा, ये चीज़ भी ऐसा पहले नहीं था। पहले अगर लोग नहीं दे पाते थे ना पैसे तो वो चीज़ें जब्त नहीं होती थी, समझ रहे हो। तो इस पे पहुंचने के लिए भी इस चीज़ पे कि अगर जो इंसान जिसने लोन लिया है ना उसका एसेट अगर आपके पास है, आप बैंक उसको यूज़ कर सकता है, इसकी भी परमिशन बैंक को मिली है। काफ़ी सारे लॉज हैं जिन पे आते आते हम लोग यहाँ पे पहुँचे कि ठीक है बैंक उस सामान को जब्त कर सकता है, लेकिन जब्त करने के बाद भी बैंक उस सामान को यूज़ कैसे करेगा ये भी हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। इसके ऊपर भी लॉ आया है, तो वो लॉ किस तरीके से आया है वो डिसाइड करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा आपको समझने में। और दूसरी चीज़ ये कि होता क्या है ना, कई बार जो भी इंसान है ना जो पैसे लेता है उसको भी हम लोग कैटेगरी में डिवाइड करके रखते हैं। अब कैसे कैटेगरी में डिवाइड करके रखते हैं वो हम आज पढ़ने वाले हैं। इसी टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ बोरोअर्स ऑन द बेसिस ऑफ लोन / एडवांसेस, यानी कि जो इंसान पैसे ले रहा है मेरे से उसको मैंने किस कैटेगरी में रखा है वो देखते हैं। तो यहाँ मैं दोनों ही चीज़ों की बात कर रही हूँ। अगर किसी भी अनफॉर्चुनेट कंडीशन की वजह से वो इंसान जो प्रिंसिपल अमाउंट था, सपोज करो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपये था, 100 रुपये प्लस मुझे उस पर 10% एनुअली इंटरेस्ट देना पड़ता था, तो 10%, तो टोटल मुझे 110 रुपये बैंक को रिटर्न करना था। ठीक है, अब रिटर्न हो सकता है मैंने प्रिंसिपल कर दिया हो, मेरा इंटरेस्ट रह गया हो, या इंटरेस्ट कर दिया हो प्रिंसिपल रह गया हो, XYZ कुछ भी हो सकता है। बट मैटर क्या करता है कि मेरा कोई ना कोई अमाउंट रह रहा है, चाहे वो 1% रह रहा है, चाहे वो 2% रह रहा है, चाहे वो 100% रह रहा है। कितना भी अमाउंट अगर बैंक के पास बाकी है तो बैंक मुझे किस कैटेगरी में रखेगा ये पढ़ने वाले हैं हम लोग।
तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड एसेट। तो अगर किसी इंसान ने 90 दिन के अंदर 90 डेज़ के अंदर, जैसे मेरी डिले डेट है 1 जनवरी मान लो, 1 जनवरी से 90 डेज़ के अंदर, अब आप लोग डिसाइड कर लेना कितना होता है 90 डेज़ कितना होगा, जनवरी 31 फैब मार्च 1 अप्रैल मान लो, ठीक है। तो 1 अप्रैल तक मान लो 90 डेज़ होता है। तो डिले डेट मेरी जो ड्यू डेट थी एग्जैक्टली इस दिन को मुझे सारा अपना अमाउंट बैंक को रीपे करना था, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, वो क्या था 1 जनवरी था। लेकिन ड्यू टू एनी रीज़न मैं नहीं कर पाई, तो मैं अगर 1 जनवरी से लेके 1 अप्रैल के बीच जो 90 डेज़ के अंदर अगर पैसा दे देती हूँ बैंक को वापस, तो फिर उसको क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड एसेट कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, स्टैंडर्ड एसेट। क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड एसेट। किसको कहेंगे, अगर मैं ड्यू डेट से लेके 90 दिन के अंदर पैसे बैंक को रिटर्न कर देती हूँ तो मुझे क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड एसेट कहेंगे। लेकिन अगर मुझे 90 दिन से देरी हो जाती है, यानी कि 1 अप्रैल से मैं लेट हो जाती हूँ, तो फिर उसको क्या कहेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्या कहेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अक्सर केसेस में ऐसा देखा गया है कि 90 डेज से लेट हो गया है तो वो पैसा बैंक का चला गया है, आया ही नहीं है, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब ये हमें क्लियर हो गया कि 90 डेज़ के अंदर अगर कुछ होगा तो वो स्टैंडर्ड एसेट है, 90 डेज से ज़्यादा का होगा तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। नाउ स्टैंडर्ड एसेट के अंदर भी एक आता है रेगुलर। रेगुलर का मतलब ये है कि मेरी ड्यू डेट 1 जनवरी थी, मैंने 1 जनवरी को ही रिटर्न कर दिया है, मतलब ऑन द वेरी लास्ट डे मैंने उसको रिटर्न कर दिया है, पर मैंने बैंक को सारा कुछ दे दिया है। तो मेरा जो यहाँ पे डिले है निल है, कोई डिले नहीं है, नो डिले। क्या आएगा यहाँ पे, निल, कोई डिले नहीं है मेरा। ठीक है, अब आता है स्ट्रेस्ड के अंदर क्या है, अगर मुझे 1 से लेके 90 डेज़ का टाइम लग जाता है, 1 to 90 डेज़। इसको मैं चार्ट ही बना देती हूँ, मैंने कल भी चार्ट ही बनाया था, 1 सेकेंड रुक जाओ, चार्ट बना देती हूँ पूरा मैं इसको। तो ये क्या है, पहले तो इसको बताओ मुझे, स्टैंडर्ड एसेट क्या है कि मुझे अप टू 90 डेज़ लग जाते हैं, अप टू 90 डेज़, यानी कि 90 डेज़ के अंदर अगर कोई रिटर्न कर देता है तो। और यहाँ पे क्या है, मोर देन 90 डेज़। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ये। अब स्टैंडर्ड, ये रेगुलर क्या है, नील, जो एक जिस दिन है ना लास्ट डे उसी दिन इसने कर दिया तो नील, कोई डिले नहीं हुआ इसका। स्ट्रेस्ड क्या है, स्ट्रेस्ड का मतलब है कि 1 से लेके 90 दिन का टाइम लगा है मुझे, 1 to 90 डेज़ डिले। ठीक है, अब इसके अंदर भी डिलेज नहीं, डिले। ठीक है, अब इसके अंदर भी ना मेरे पास 3 कैटेगरी आ गई है स्ट्रेस के अंदर, जो कि है SMA0, SMA1, SMA2। तो ये बहुत इजी है। अगर मैं डिले 1 से 30 दिन के अंदर दे देती हूँ तो इसके अंदर, 31st डे से लेके 60th डे तक अगर देती हूँ तो इसके अंदर, और अगर 61th डे से लेके 90th डे तक देती हूँ तो वो SMA2 के अंदर। अब SMA का फुल फॉर्म क्या है, SMA का फुल फॉर्म है स्पेशल मेंशन अकाउंट। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो। तो स्पेशल मेंशन अकाउंट है एसएमए का फुल फॉर्म। अब ये है क्या एग्जैक्टली, इसको थोड़ा आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल ये देखो आप, अगर कोई इंसान है जो 90 डेज तक का टाइम लेता है, डिले से 90 दिन लेट है, मतलब जो उसकी ड्यू डेट से 90 दिन डिले है, जिस दिन उसको पैसे रिटर्न करने ना उससे 90 दिन लेट है अगर वो इंसान, तो फिर उसको किसके अंदर आएगा, स्टैंडर्ड एसेट के अंदर आएगा। 90 दिन से ज़्यादा हो गया तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट आ गया। अब 90 दिन के अंदर जो हमारी लास्ट डेट थी ना उसी दिन उसने रिटर्न कर दिया तो नील, कोई भी एक भी दिन डिले नहीं हुआ, तो ये ठीक है, अच्छा कस्टमर है, रेगुलर है ये। एंड देन स्ट्रेस्ड की अगर मैं बात करूँ, अगर उसको डिले हो गया है 1 से लेकर 90 दिन के बीच का, तो वो स्ट्रेस्ड के अंदर आ जाएगा। पर अगर उसको 1 से 30 दिन के अंदर उसने रिटर्न कर दिया तो SMA 0, 31 से लेके 60 डेज तक कर दिया तो SMA 1, 61 से लेके 90 तक कर दिया तो SMA 2। आई होप ये चीज़ आपको एकदम अच्छे से क्लियर है। अब इसके बाद इधर आ जाते हैं, इधर क्या है, सब स्टैंडर्ड है। सब स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट फॉर अप टू 12 मंथ्स, यानी कि अगर उसने 12 महीने के अंदर, यानी कि अप टू 12 मंथ्स, अगर उसने 12 महीने के अंदर चुका दिया तो वो इसके अंदर आएगा 90 डेज से ज़्यादा और 12 महीने से कम। और ये डाउटफुल एसेट जो हमारा 12 महीने से ज़्यादा लग गया है, मोर देन 12 मंथ्स, ठीक है, तो ये इसके अंदर आ गया। देन है हमारे पास लॉस्ट एसेट, लॉस्ट आएगा यहाँ पे, लॉस एसेट एक ही चीज़ है, तो ये इसका मतलब ये है कि नॉन रिकवरेबल है, ये रिकवर हो ही नहीं सकता है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो, वो बंदा भाग गया पैसे लेके, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड एसेट 90 डेज़ का डिले, नॉन परफॉर्मिंग एसेट मोर देन 90 डेज़ का डिले। इसमें भी सब स्टैंडर्ड क्या आ गया, अगर 90 डेज से लेके 12 महीने के अंदर चुका दिया तो, और ये 12 महीने से ज़्यादा का टाइम लग गया और ये भाग गया वो लेके, मतलब वो नहीं चुकाएगा, नॉन रिकवरेबल है ये। तो ये चीज़ ये था। आई होप आपको ये पूरा डायग्राम जो है ना अच्छे से समझ में आया हो कि एग्जैक्टली हम लोग जो बोरोअर्स है ना उनको किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। अब मैंने जो आपको स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल बताया
बताया था कि बैंक के पास ना पहले इतनी अथॉरिटी नहीं थी कि जो सामान लोगों ने रख के गिरवी लिए ना पैसे, उस सामान को बैंक कुछ कर सके, बेच सके या फिर कहीं भी दे सके। इस तरीके की अथॉरिटी बैंक के पास नहीं थी, ठीक है। तो इसी अथॉरिटी को डेवलप कैसे किया गया है ये देखो। पहले तो ये बताते हैं कि एनपीए के पीछे का रीज़न क्या है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो बन जाता है, ये वाली कैटेगरी की बात कर रही हूँ मैं, कि लोगों को देरी लग जाती है या लोग पैसा लेके एकदम चले जाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? तो पहला इसका बताया गया है। तो पहला क्या है? फाइनेंशियल क्राइसिस। अब फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब क्या है? तो फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब है किसी भी XYZ रीज़न से, जैसे फाइनेंशियल मार्केट्स में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई हो, स्टॉक मार्केट्स नीचे ऊपर हो गया हो, जैसे बैंक, बिजनेस और लोगों पर उसका असर पड़ा हो, या इनके अलावा भी कोई ऐसा रीज़न रहा हो जिसकी वजह से या तो किसी की जॉब चली गई हो, जिस कारण जो उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम था ना वो डिसरप्ट हो गया हो, समझ रहे हो? तो जिस वजह से बैंक को वो पैसे चुकाने में असफल रहा हो, तो इस वजह से इसको क्या कहेंगे हम? फाइनेंशियल क्राइसिस। तो इस वजह से अब उस बंदे ने जो लोन लिया था ना, वो लोन तो वो नहीं चुका पाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्राइसिस के टाइम पे बिजनेस की इनकम कम हो जाती है, जिससे लोन चुकाना मुश्किल हो जाता है, लोगों की जॉब चली जाती है या इनकम कम हो जाती है, जिससे क्या होता है पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड डेट ये सारे क्या हो जाते हैं? डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, यानी कि आप नहीं चुका पाते हो, ठीक है। तो ये आपका है फाइनेंशियल क्राइसिस। इसका अगर मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल दूँ ना, तो 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था ना, उसने पूरा वो हिला दिया था और एनपीए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी उस टाइम पे। बहुत से बिजनेसेस को नुकसान हुआ था जिन्होंने बड़े लोन लिए थे, इकोनॉमी क्रैश हो गई थी और रियल एस्टेट के प्राइसेस गिर गए थे और मतलब बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हो गया था। तो उस टाइम पे हमें ये फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन देखने को मिली थी। नेक्स्ट है लो अर्निंग ऑफ कॉर्पोरेट्स। अब लो अर्निंग ऑफ कॉर्पोरेट्स का क्या मतलब है? जब कंपनीज का प्रॉफिट कम हो जाता है तो उनके पास डेट चुकाने के लिए कम पैसे हो जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? लो अर्निंग ऑफ कॉर्पोरेट्स। अगर कंपनी की सेल्स या प्रॉफिट कंसिस्टेंटली कम है ना, तो वो लोन रीपेमेंट्स करने में उनका क्या रहेगा? स्ट्रगल रहेगा उनका। इकोनॉमी स्लो डाउन बढ़ता रहेगा, कॉम्पिटिशन बढ़ता रहेगा, खराब मैनेजमेंट से कॉर्पोरेट्स अर्निंग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये था। इसके बाद क्या है हमारे पास? रिलैक्स लेंडिंग लोन्स। रिलैक्स लेंडिंग लोन्स का मतलब क्या है? जब बैंक्स अपने लेंडिंग स्टैंडर्ड कम कर देते हैं। यहाँ पे लेंडिंग की स्पेलिंग ना LENDING होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बैंक ना कभी कभार क्या करते हैं बाय मिस्टेक, या पहले ऐसा होता था कि जो लोन लेने आया ना उसका बैकग्राउंड प्रॉपरली चेक नहीं किया और उसको लोन दे दिया, तो जितनी उसकी कैपेबिलिटी नहीं थी उस बंदे ने उतने का लोन ले लिया और बाद में क्या हो पाया? वो लोन को चुका नहीं पाया आपका। तो ये हो गया आपका रिलैक्स लेंडिंग लोन्स। और ये काफ़ी बार बैंक को देखने को मिला है, ये सामना करना पड़ा है बैंक को कि जो सामने वाला बंदा है ना उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, फिर भी आपने उसको लोन दे दिया बिना बैकग्राउंड चेक किए। अब आपको वो सहना पड़ेगा, लोन वो चुका नहीं पाएगा। देन है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। इसका मतलब क्या है? तो बैंक्स को अपने लेंडिंग का एक सर्टेन परसेंटेज स्पेसिफिक सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर, स्मॉल बिजनेसेस और वीकर सेक्शंस को अलोकेट करना होता है। ये मैंने आपको बताया था प्रायोरिटी सेक्टर में कितने टोटल सेक्टर्स हैं। कॉमेंट में मुझे प्रायोरिटी सेक्टर में कितने हैं वो टोटल उनका नाम आप लोग लिखना, जिससे मुझे पता लगे कि आप लोगों को याद है, ठीक है। अब इन सेक्टर्स में इनहेरिट रिस्क ज़्यादा होते हैं, जैसे वेदर डिपेंडेंसी होती है, अगर बारिश ज़्यादा हो गई या कम हो गई तो फसल खराब हो जाएगी, या लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि स्मॉल बिजनेसेस के लिए। तो जबकि PSL जो है ना आपका इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, मतलब कि सभी को ग्रो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए इसको केयरफुली मैनेज नहीं किया गया अगर, तो फिर NPA की प्रॉब्लम क्या हो जाती है? काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इमेजिन करो कोई ऐसा सिचुएशन आ गया जैसे सूखा पड़ गया और किसानों ने लोन ले रखा है तो नहीं चुका पाएंगे वो, राइट। लेकिन हम ऐसा भी तो नहीं कर सकते ना कि लास्ट ईयर सूखा पड़ गया तो इस साल हम किसानों को लोन ना दे, ये तो गलती हो जाएगी। तो इसलिए इसको ना एफिशिएंटली मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन है क्रेडिट डिफॉल्ट बाय प्रमोटर्स। इसका क्या मतलब है? तो प्रमोटर्स वो इंडिविजुअल या वो ग्रुप होते हैं जो कंपनी स्टैब्लिश और कंट्रोल करते हैं, वो कंपनी द्वारा लिए गए लोन्स पर डिफॉल्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तो प्रमोटर्स लोन फंड्स का मिसयूज़ कर सकते हैं, उन्हें दूसरे बिजनेसेस में डाइवर्ट कर सकते हैं या फ्रॉड कर सकते हैं, फ्रॉड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की कमी क्रेडिट डिफॉल्टर्स में कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो हमको ना ये चीज़ भी ध्यान देना पड़ेगा। मान लो एक कंपनी प्रमोटर एक प्रोजेक्ट के लिए बड़ा लोन लेता है लेकिन फंड्स को पर्सनल इन्वेस्टमेंट में डाइवर्ट कर लेता है। जब प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो कंपनी लोन डिफॉल्ट कर देती है, या प्रमोटर कंपनी के नाम पर लोन लेता है और फिर कंपनी के एसेट निकाल लेता है, जिसे कंपनी लोन डिफॉल्ट कर देती है। तो ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली है। तो बेसिकली NPAs इकोनॉमिक फैक्टर्स, लेंडिंग प्रैक्टिसेस और बोरोवर बिहेवियर के कॉम्बिनेशन से होता है। तो NPA को इफेक्टिवली मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैंकिंग सेक्टर की स्टेबिलिटी और हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है ये स्टेप्स लेने। तो अब वो कौन से स्टेप्स है जो हमने लिए, मैं एक चीज़ और आपको बताती हूँ।
तो मान लो मैं लोन लेने जा रही हूँ क्योंकि मुझे अपना बिज़नेस सेटअप करना है, पर व्हाट इफ़ मेरा बिज़नेस फेल हो गया तो? पर क्योंकि अब गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं छोटे बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, ताकि उनको ईजिली लोन एक्सेसिबल हो। अब मैंने लोन ले तो लिया, बट मेरा जो बिज़नेस है ना वो उतना अच्छा चला नहीं, फेल हो गया, जिस वजह से मैं रीपे नहीं कर पाई। अब यहाँ भी NPA हो गया। अब इस केस में बैंक क्या करेगी? मान लो मेरे जैसे बहुत लोग आ गए, फिर क्या होगा? तो ये सिचुएशन हमें देखने को मिली है कि कई बार लोन रीपे अगर नहीं हुआ है ना, तो जो जिसने लोन लिया है ना, मान लो कोई फॉरेन का बंदा है, उसने इंडिया में आके अपनी कंपनी स्टैब्लिश की और उसको नुकसान हो गया, उसने इंडियन बैंक से ही लोन ले रखा था। तो आपको पता है एक चीज़, पहले ना जब बिज़नेस फेल हो गया ना तो उसको 4 से 5 साल लग जाते थे इंडिया से बाहर निकलने में, अपने बिज़नेस को कम्प्लीटली बंद करके, अगर उसने लोन उसका डिफ़ॉल्ट हो गया है तो। अब उस केस में गवर्नमेंट ने काफ़ी ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे इन चीज़ों को इम्प्रूव किया गया है, ताकि दोनों ही साइड्स, यानी कि बैंक को भी अपना कंपनसेशन अमाउंट मिल जाए और जिसका ये फेल हो चुका है बिज़नेस, उसको भी थोड़ी मोटिवेशन मिले कि वो नेक्स्ट टाइम दोबारा शुरू कर सके उस चीज़ को। समझ रहे हो? तो पहले ये समझते हैं, ये सारे लॉज को हम लोग समझेंगे जिनको NPA की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। पहला क्या है? IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो ये क्या है, इसको डिटेल में समझते हैं। इसको समझने से पहले ना मैं आपको एक छोटा सा पूरा रिव्यू दे देती हूँ। तो IBC ना एक ऐसा लॉ है जो इंडिया में ना जो कंपनीज और इंडिविजुअल्स के लिए बनाया गया है जब वो फाइनेंशियल ट्रबल में होते हैं, मतलब जब वो अपना लोन नहीं चुका पाते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये लॉ बताता है कि जब कोई कंपनी या कोई बंदा बैंकरप्ट हो जाता है तो उसके एसेट्स जैसे कि प्रॉपर्टी, पैसा, गोल्ड, जो भी उसने दे के बैंक से लोन लिया है, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो क्रेडिटर्स के बीच। क्रेडिटर्स मतलब कौन? जिनसे उस इंसान ने पैसे लिए हैं उनके बीच में। समझ में आया? ऐसा तो नहीं है कि बैंक इज़ द ओनली सोर्स ऑफ वो लोन, मतलब ओनली सोर्स ऑफ इनकम जिससे मैं पैसे ले रही हूँ, नॉट सोर्स ऑफ इनकम, बट बैंक अकेला वो स्रोत नहीं है जिससे मैं पैसे उधार ले रही हूँ। समझ रहे हो? बैंक के अलावा भी कोई ऐसी चीज़ें होंगी जिनसे मैंने पैसे उठा रखे होंगे मार्केट से। अब मेरे जो एसेट है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे? अब एसेट यहाँ पे क्या है, मेरा बिजनेस फेल हो गया है, तो हो सकता है बिजनेस में मैंने कंप्यूटर लिया हो, टेबल लिया हो, चेयर लिया हो, ये सारी चीज़ें भी हैं। तो अब मुझे बिजनेस मेरा बंद हो रहा है, तो इनको भी मुझे प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इनका मैं कैसे यूज़ कर सकती हूँ, क्या है पूरा सिनेरियो, ये मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है? तो पहले इंडिया में ना काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता था जब कोई कंपनी या बंदा बैंकरप्ट होता था। अलग अलग लॉज थे और बहुत टाइम लगता था केस सॉल्व होने में। इससे क्रेडिटर्स का पैसा भी फंस जाता था और हमारी इकोनॉमी भी स्लो हो जाती थी। तो IBC ने ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब किया क्या, पहले आपको एक एक टर्म का मतलब पता होना चाहिए। पहले इंसॉल्वेंसी का मतलब हम लोग समझते हैं। तो इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है? जब कोई बंदा या कोई कंपनी अपने डेट को नहीं चुका पाते हैं तो वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। मान लो एक कंपनी है आपकी XYZ लिमिटेड, ये मान लेते हैं। ठीक है? ये कंपनी है, इस कंपनी ने बैंक से 10 करोड़ का लोन लिया, लेकिन बिजनेस लॉस होने की वजह से वो लोन नहीं चुका पा रहे हैं। तो यहाँ जो ये आपका XYZ लिमिटेड है ना, ये कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है। क्या हो गई है? कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है। अब बात करते हैं बैंकरप्सी की। अब ये है क्या? इंसॉल्वेंसी का लीगल प्रोसेस जिसमें कोर्ट्स डिसाइड करते हैं कि एसेट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, XYZ लिमिटेड इंसॉल्वेंट होने के बाद क्रेडिटर्स कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट IBC के अंडर प्रोसेस शुरू करता है जिससे उन्हें XYZ लिमिटेड के जितने भी एसेट्स थे ना उनको बेचे जाते हैं और क्रेडिटर्स को उनका पैसा मिलता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस था इसको क्या कहा गया? बैंकरप्सी। अब ये जो पूरा प्रोसेस है इसको क्या कहेंगे? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट। ये पूरा प्रोसेस है ये। ठीक है? अब ये जो है ना मैं आपको अब शुरू से अच्छे से समझाती हूँ। ठीक है? अब होता क्या है ना, जब कोई कंपनी फेल हो जाती है, जैसे मैंने कंपनी शुरू की, मैंने लोन लेने की कोशिश की, लेकिन मुझे अनफॉर्चुनेटली लोन मिल तो गया बट मैं उसको चुका नहीं पा रही हूँ लोन को, और मेरा बिजनेस फेल हो गया है। तो उस केस में ना, जैसे बैंक से पैसे लिए मैंने, तो बैंक अब कोर्ट जाएगा इस चीज़ को लेकर कि भाई ये बंदा मेरे पैसे नहीं चुका पाया है। ठीक है? और इसने लोन लिया था अपने बिजनेस के चलते, पर इसका बिजनेस बंद हो गया है। तो अब कोर्ट क्या करता है ना, एक कमेटी स्टैब्लिश करता है। ठीक है? और उस कमेटी का नाम क्या होता है? उसका पहले तो एक रिजोल्यूशन प्लान कोर्ट बताता है। उस रिजोल्यूशन प्लान के तहत क्या होता है ना, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं जो मेरा बिजनेस पूरा एनालाइज करते हैं और एनालाइज करने का कमियां निकालते हैं कि कहाँ कमी रह गई जिससे मेरा बिजनेस जो है वो ठप हो गया, बंद होने की कगार पे आ गया। फिर वो एक्सपर्ट्स जब पता लगा लेते हैं और कोई तरीका मिल जाता है जिससे मेरा बिज़नेस बच सकता है, तो वो मुझे वो तरीका सजेस्ट करते हैं कि आप ना ये तरीका अपनाओ जिससे आपका बिज़नेस भी बच जाएगा, और अब जो लोग हैं जिनसे मैंने पैसे ले रखे हैं, बैंक है या फिर कोई भी लोग हैं, वो उन सबको
एक ही उसमें बना देते हैं, उनका नाम होता है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। क्या बोला मैंने? COC, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। ये वो लोग हैं जिनसे मैंने पैसा उधार ले रखा है। तो अब जो बैंक ने जो ये रिजोल्यूशन प्लान बनाया था ना, उसमें जितने भी एक्सपर्ट्स थे, वो एक्सपर्ट ये तो बताते ही हैं कि मेरे बिज़नेस में कहाँ गलती रह गई जिससे मुझे इतना नुकसान हो गया, साथ ही वो ये भी बताते हैं कि बिज़नेस को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, और इम्प्रूव करने के साथ साथ जो COC में जितने लोग हैं इनको आप अपने एसेट्स के थ्रू कितना पैसा और कैसे दोगे। बट इन केस अगर मेरा बिज़नेस नहीं बताते कि नहीं भाई इस बिज़नेस के बचने के कोई चांसेस नहीं है, इसमें तो कोई ग्रोथ ही नहीं है, तो उस केस में ये लोग क्या डिसाइड कर देते हैं, मेरे जितने भी एसेट है ना कंपनी के, अब एसेट सब चीज़ें होती हैं। अगर मैंने एक चेयर भी अपने बिजनेस में लगा रखा है ना, मतलब जहाँ मेरा ऑफिस है वहाँ पे एक चेयर भी है, वो भी एक एसेट है, उसको भी बेचा जाएगा। ठीक है, तो जितने भी एसेट है मेरे बिजनेस के उनको बेच दिया जाएगा। बेचने के बाद फिर जो अमाउंट आएगा वो इनको मिलेगा, जो भी क्रेडिट इस कमेटी के मेंबर थे, जितने भी लोग थे जिनसे मैंने उधार ले रखा था। अब मान लो मेरा बिजनेस डूब ही गया है, इनको पैसे किस तरीके से मिलेंगे, कितने इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे, कैसे मैं दूंगी, ये सारा तरीका जो है ना वो उस रिजोल्यूशन प्लान के अंदर आता है, और वो रिजोल्यूशन प्लान इसी प्रोसेस के अंदर शुरू किया जाता है। आई होप ये चीज़ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो। मैं एक बार और इसको समझा देती हूँ। जैसे एक बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी है, उस कंपनी का नाम हम लोग ABC बिल्डर्स रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? ABC बिल्डर्स। इन्होंने बहुत लोन लिया, मार्केट स्लो होने की वजह से वो अपना लोन नहीं चुका पाए, बैंक करप्ट हो गए। अब बैंक और सप्लायर्स ने कोर्ट में जाते हैं वो लोग। कोर्ट IBC प्रोसेस शुरू करता है। अगर पॉसिबल है तो कंपनी को बचाया जाता है, नहीं तो कंपनी की एसेट्स बेचकर क्रेडिटर्स को पैसा दिया जाता है। दैट इज़ इट। इतना ही था, समझ में आ गया आपको? और अगर कंपनी को बचाया जा रहा है ना, तो जो क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे उधार लिया होता है हमने, या तो उनको बैंक कुछ टाइम दे देता है कि आप इस बंदे को 2 साल दो, 2 साल के अंदर क्योंकि इस बिज़नेस के बचने का चांस है, आपको अमाउंट दे देगा। ठीक है, पर अगर एसेट बहुत है कंपनी में, बहुत है इन द सेंस थोड़े अच्छे लेवल पे आपने शुरू किया है, तो उस केस में थोड़ा वो करने की बैलेंस करने की कोशिश करती है कोर्ट भी, थोड़ा अमाउंट उनको दे दिया जाता है। तो ये है आपका IBC का प्रोसेस। ठीक है, फिर क्या है इसको देखते हैं। तो टू कंसोलिडेट एंड अमेंड ऑल एग्जिस्टिंग इंसॉल्वेंसी लॉज इन इंडिया, इसीलिए इसको बनाया गया था, क्योंकि पहले लॉज तो थे पर टूटे फूटे, मतलब छोटे छोटे थे और प्रॉपर कोई लॉ नहीं था, किस तरीके से उसको हम लोग इनिशिएट करें, कैसे स्टार्ट करें, वो नहीं था। तो IBC ने क्या किया, जो लूप होल्स थे या जो छोटे छोटे लॉज थे इनको कंपाइल कर दिया और एक पूरा लॉ आ गया IBC, और इसी के तहत ये स्टार्ट किया गया। तो IBC क्या है, तो पहले तो अगर जिसने लोन लिया है अपने बिजनेस के लिए ना, चेक करते हैं उसका बिजनेस। कोर्ट पूरा एक प्लान बनाती है, कोर्ट एक कमेटी बिठाती है एक्सपर्ट्स की, वो रिव्यू करते हैं उसका बिजनेस, और अगर बिजनेस के बचने के चांसेस हैं तो उसको मेजर्स दिए जाते हैं कि आप ये स्टेप्स लो, इससे आपका बिजनेस चलने लगेगा। तब तक जिनसे आपने पैसे लिए उनको मोहलत दे दी जाती है। लेकिन अगर वो बिजनेस बचने की कगार पे नहीं है तो उन एसेट्स को बेचा जाता है, साथ ही उन लोगों को टाइम दिया जाता है कैसे ये बंदा अपना लोन चुकाएगा, किस तरीके से चुकाएगा, वो पूरे स्टेप्स बताए जाते हैं। तो ये आपका IBC का प्रोसेस है, इसी के तहत हम लोग कोर्ट जा सकते हैं। To revive company in all time bound manner, to get relief to creditors, to work out new and timely recovery procedure, created ease of doing business in India। तो इस प्रोसेस ने क्या कर दिया, बिजनेस करने के तरीके को थोड़ा सा आसान बना दिया। क्रिएटेड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये लाइन आपकी ना पूछी गई है PYQ में एक बार, तो आप ये एक बार इसको लाइन को याद कर लेना। तो क्या किया, क्या क्या पढ़ा हमने, रिवाइव कर देता है कंट्री को, रिलीफ कर देता है क्रेडिटर्स उधार जिन्होंने लिया है उनको, और वर्कआउट न्यू एंड टाइमली रिकवरी प्रोसीजर, उसके मतलब एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के अंदर या तो आपका बिजनेस बन जाएगा या तो कम्प्लीटली बंद हो जाएगा। ना आप फंसे रहोगे उस जाल के अंदर, और ना ही आपको वो रहेगा कि मैं दूसरा बिजनेस स्टार्ट करूं कि ना करूं। समझ रहे हो, दूसरा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको एक होप भी मिलेगी, क्योंकि आपका बिजनेस कम्प्लीटली बंद हो गया, आपको टाइम मिल गया लोगों को रीपे करने का, इस वजह से। Now, insolvency resolution process can be initiated by any of the stakeholders of the firm, that is firm, debtor, creditor, employee। कोई भी इस प्रोसेस को शुरू कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि बैंक से मैंने पैसे लिए हैं तो बैंक ही यानी कि क्रेडिटर ही शुरू करेगा, नहीं, कोई भी शुरू कर सकता है ये चीज़। ठीक है, तो फर्म, डेटर, क्रेडिटर एंड एम्प्लॉय, कोई भी जिसका ऊपर उधार है वो बंदा भी कर सकता है। तो अब आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि जो ये वाला है इसमें कोर्ट इन्वॉल्व है, राइट। कोर्ट ये जो प्रोसेस है वो इनिशिएट करता है। इसके बाद आता है सरफाइसी एक्ट। अब इस एक्ट का फुल फॉर्म क्या है पहले ये मैं आपको बता देती हूँ। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट रेट 2002, यानी कि ये एक्ट जो है ना 2002 में आया है। अब इस एक्ट का ना मेन मकसद क्या था मैं आपको वो बता देती हूँ। तो इस एक्ट ने क्या बोला,
पहले क्या होता था ना, अगर जैसे मैंने बैंक के पास अपना कोई एसेट रखा है और उसके बदले मैंने लोन लिया है, तो बैंक के पास मैंने भले वो अपना एसेट गिरवी रख दिया हो, लेकिन बैंक के पास वो अथॉरिटी नहीं थी कि वो उस एसेट को यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर कर भी सकते हैं तो पहले उनको कोर्ट जाना पड़ता था, जैसे मैंने आपको भी IBC वाले में समझाया कि उसमें वो पहले कोर्ट जाते हैं, कोर्ट ये प्रोसेस इनिशिएट करता है। तो बैंक के पास भी उतनी अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन इस एक्ट ने क्या किया, इस चीज़ को दूर कर दिया और ये बोला, इस एक्ट ने, शुरू से मैं आपको बता देती हूँ, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ना इस एक्ट ने पावर दी कि अगर कोई लोन डिफ़ॉल्टर है, यानी कि कोई अगर आपका लोन नहीं दे पा रहा है, तो वो बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के, यानी कि बिना कोर्ट, मतलब बैंक को कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने सिक्योर्ड एसेट जैसे कि घर के कागजात किसी ने रखे हैं या फिर किसी ने सोने चांदी कुछ भी रख के लोन लिया है, उसको जब्त कर सकता है बैंक और उसको ऑक्शन यानी कि उसकी नीलामी करके पैसे कमा सकता है। समझ में आ गया, इजी था। और इस चीज़ के लिए बैंक को कोर्ट जाना नहीं पड़ेगा। जैसे IBC में क्या था ना, IBC में अगर मैं बिजनेस ओनर हूँ, मैंने बैंक से लोन लिया है और नहीं चुका पा रही हूँ, तो बैंक कोर्ट के पास जाएगा, ठीक है, और फिर वो पूरा IBC का प्रोसेस जो है शुरू होगा। बट इसमें क्या है ना, इसमें होता ये है कि अगर मैंने बैंक, जैसे आजकल यही होता है, बैंक के पास कुछ रखा आपने, आप नहीं चुका पाए, तो फिर क्या करेगा, बैंक वो चीज़ जब्त कर लेगा, लेकिन उससे पहले बैंक आपको नोटिस देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो इसी एक्ट के बदौलत आई हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले बैंक के पास उतनी अथॉरिटी नहीं थी कि बैंक उस चीज़ को कैसे यूज़ करेगी, बैंक को भी सरकार की मदद लेनी पड़ती थी, फिर कोर्ट ऑर्डर्स का वेट करना पड़ता था, फिर जाके वो सामान बैंक जब्त करता है या फिर जो करना है कर सकता है। अब हुआ क्या इस एक्ट के आने के बाद, अब ये पूरा एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को समझते हैं, ठीक है। तो पहले जब कोई, मैंने जैसे रख दिया बैंक में वो एसेट अपना कोई, और मैंने पैसे ले लिए, अब बैंक कोर्ट के पास जाता था, तो आपके माइंड में ये चीज़ आना चाहिए कि दी इससे प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम दो है। पहला तो ये प्रोसेस बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और जब तक कोर्ट में नंबर आएगा, फाइनल डिसीजन आएगा, तब तक जिस एसेट को मैंने कोर्ट में रख के गिरवी लिए थे, पैसे लोन लिया था मैंने, उस एसेट की वैल्यू कई बार ज़ीरो पे आ गई है। हो सकता है मैंने कोई ज्वेलरी रखा हो, कोई घर रखा हो, कुछ भी रखा हो जिसकी पहले कीमत बहुत ज़्यादा थी, पर जब तक कोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं तब तक उस एसेट की वैल्यू गिर गई है। समझ में आ रहा है। तो अब जब उसकी वैल्यू गिर गई है, उसके बाद जब बैंक नीलामी करेगा तो बैंक को उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बल्कि उसको नुकसान ही होगा बैंक को। तो ये प्रॉब्लम कोर्ट ने भी देखी। तो कोर्ट ने क्या बोला, ठीक है आप क्या कर सकते हो, अब मैं आपको कुछ प्रोसेस बताता हूँ, इस प्रोसेस को करने के बाद आप अपना जो भी आपका पेमेंट है ना उसको वसूल कर सकते हो। तो पहले आपको क्या करना है, अगर जिसका डिले डेट है 1 जनवरी, क्या है कि 1 जनवरी ड्यू डेट है, कि 1 जनवरी तक उसको अपना सारा पैसा चुका देना है। तो जिस दिन उसकी ड्यू डेट है ना, उस दिन से लेके अगर वो इंसान 6 महीने तक आपको कोई पैसे नहीं देता है, मतलब आपकी जो ड्यू डेट है ना उसके बाद भी कोर्ट जो है 6 महीने तक कोर्ट को वेट करना पड़ेगा कि 6 महीने तक भी अगर आप उसका लोन दे देते हो तो। अगर लोन नहीं देते हो तो 6 महीने के बाद बैंक आपको नोटिस भेजेगा ये बोल के कि आपने जो भी एसेट हमारे पास गिरवी रखा है ना, हम उसको बेच रहे हैं, नीलामी दे रहे हैं उसकी, कुछ भी कर रहे हैं उसको हम, ठीक है, लेकिन अब वो एसेट जो है ना हमारा है, ठीक है। अब ये नोटिस चला गया। अब ये नोटिस भेजने के 60 दिन के अंदर बैंक कोई भी प्रोसेस शुरू करेगा। यानी कि टेक्निकली आप देखो तो आपकी ड्यू डेट जो थी ना उससे 8 महीने का टाइम है आपके पास अभी भी। 6 महीने के अंदर नोटिस भेजा और नोटिस भेजने के 60 दिन के बाद बैंक अपना प्रोसेस ऑक्शन का शुरू कर सकती है। समझ में आ गया, लेकिन 60 दिन से पहले नहीं। अब जब नोटिस मिल गया है ना मुझे, जैसे मैंने पेमेंट नहीं किया, मुझे नोटिस मिल गया है कि 60 दिन के अंदर मेरा जो भी एसेट था ना उसको बैंक अपना लेगी, बैंक का हो गया, फिर वो बैंक उसका कुछ भी करे, किसी भी तरीके से पैसे वसूल करे, तो मेरे पास ये हक है कि जब मेरे पास नोटिस आया है ना तो मैं 30 दिन के अंदर कोर्ट में केस फाइल करूं और ये बोल दूं कि मुझे थोड़ी और टाइम चाहिए, या फिर मेरा जो EMI जा रहा है वो थोड़ा अमाउंट कम हो जाए, जो लोन में मेरे को इंटरेस्ट लिया जा रहा है वो इंटरेस्ट मेरा माफ़ हो जाए। किसी भी तरीके की अपील मैं कोर्ट में कर सकती हूँ। समझ में आ गया। लेकिन कब कर सकती हूँ, जब मुझे मिल गया है ना वो नोटिस उसके 30 दिन के अंदर, और बैंक जब मुझे नोटिस देगा तब बैंक को 60 दिन के बाद बैंक उस एसेट को अपना वो ऑक्शन के लिए यूज़ कर सकता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई हो ईजिली। अब इसको ज़रा सा ना रीड कर लेते हैं। एक बार मुझे ना यहीं पे लिख देना चाहिए था फुल फॉर्म, मैं एक बार लिख देती हूँ यहाँ पे दोबारा फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म क्या है इसकी, डोंट वरी, आपको जब ये PDF रिसीव होगा ना तो उस पर लिखा रहेगा सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी
इंटरेस्ट एक्ट 2002, ये सी है, ठीक है, ये वाला। तो ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। इट अलाउज बैंक्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन टू रिकवर बैड लोन्स इफेक्टिवली। बैड लोन्स का मतलब क्या हो गया, जो आपका गया है, मतलब अब वो मतलब एनपीए हो गया एक तरीके से आपका, वो उसको कहेंगे बैड लोन्स। पावर्स ऑफ सरफाइसी एक्ट, द एक्ट कम्स इनटू प्ले इफ अ बोरोअर डिफॉल्ट ऑन हिज और हर पेमेंट्स फॉर मोर देन 6 मंथ्स। अगर 6 महीने से ज़्यादा हो जाता है तब इस एक्ट के बदौलत जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। द lender then can send a notice to the borrower to clear the dues within 60 days. In case that does not happen, the financial institution has the right to take possession of the secured asset and sell, transfer or manage them. ठीक है। Now, the defaulter meanwhile has recourse to move an appellate authority set up under the law within 30 days of receiving a notice from the lender. समझ में आ गया? तो वो किसी भी अथॉरिटी के पास जाके मतलब हेल्प मांग सकता है कोर्ट की कि भाई मैं ना नहीं चुका पा रहा हूँ लोन, लेकिन मैं चुका दूंगा अगर मेरा आप लोग इंटरेस्ट रेट माफ़ कर दोगे तो। समझ में आ रहा है? या फिर जो मेरा लोन का टाइम था ना वो थोड़ा सा बढ़ा दो, इस साल नहीं मैं 2 साल के अंदर चुका दूंगा। तो किसी भी तरीके की ना गुहार लगा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब एग्जैक्टली ये है क्या, इसको समझते हैं। तो होता क्या है ना, जैसे बैंक ने काफ़ी लोगों को लोन दिया है बट अनफॉर्चुनेटली उनको लोन नहीं मिल रहा है, एनपीए की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो उनकी जो रेप्यूटेशन है ना वो आरबीआई की नज़रों में भी ख़राब होती है। समझ में आया? तो जिसके चलते आरबीआई की नज़रों में ख़राब होती है, प्लस उनको ना ये दिखाना होता है कि हमारे पास कोई भी एनपीए नहीं है। ज़्यादा एनपीए यानी कि ज़्यादा बैंक की रेप्यूटेशन ख़राब, बस यही है। तो उस चीज़ से बचने के लिए बैंक क्या करता है, प्लस एक ही झंझट होता है पूरा कि अब हमने नोटिस भेजना है सरफाइसी एक्ट के थ्रू, फिर उस एसेट से अपने पैसे वसूलने हैं, तो ये इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, राइट। तो जब बैंक देखता है कि अब ये लोन बैड लोन हो चुका है, यानी कि रिकवर अब नहीं हो सकता है, एनपीए बन गया है ये, तो फिर बैंक क्या करता है ना, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो बैंक का जो बैड लोन होता है ना वो खरीद लेती हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे कि बैंक ने किसी को लोन दिया है बट अनफॉर्चुनेटली वो लोन जो है रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो बैंक एआरसी के पास जाता है, बोलता है ये लोन है हमारे पास इतने का पेंडिंग, आप मुझे इतना अमाउंट दे दो, मैं आपको ये एसेट दे दूंगा जिस एसेट के बदले लोन लिया गया था। तो एआरसी मान जाती है, तो जो लोन होता है ना वो एआरसी चुका देती है, लेकिन उतना अमाउंट नहीं देती है बैंक को। कुछ ही पैसा होता है जो बैंक रिकवर कर पाते हैं, लेकिन क्योंकि बैंक को अपनी बैलेंस शीट में एनपीए का प्रॉब्लम नहीं दिखाना होता है, इस वजह से वो लोग एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को वो चीज़ें बेच देती हैं और वो लोग उनको लोन दे देते हैं, फिर उनको वो एसेट मिल जाता है। अब वो जो एसेट उनको मिल गया है ना, अब वो उसको सरफाइसी एक्ट के थ्रू, आईबीसी के थ्रू क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उसकी नीलामी कर सकते हैं। या फिर ये कंपनीज क्या करती है ना, जैसे मान लो अभी उन्होंने रियल प्रॉपर्टी के पेपर आए बैंक के पास, पर प्रॉपर्टी के रेट काफ़ी गिर गए हैं, तो बैंक ने वो चीज़ एआरसी को बेच दिया। अब एआरसी क्या करेगा, आज नहीं बेचेगा उस प्रॉपर्टी को, आज से 10 साल बाद भी तो उसकी रेट बढ़ जाएगा ना, या जब देखेगा मार्केट में उसका रेट बढ़ गया है उस एसेट का, तो फिर वो उसको बेच देगा। तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसीलिए बैंक ये चीज़ें एआरसी को बेच देता है। समझ में आ गया? इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, पहली बात ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ये गवर्नमेंट स्टैब्लिश नहीं करता है, तो इसी वजह से इस चीज़ की क्लैरिटी अपनी माइंड में रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कहीं तो देखा था कि ये आया हुआ था कि गवर्नमेंट स्टैब्लिश करता है एआरसी, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। The SARFAESI Act 2002 provides the legal basis for the setting up of ARC in India। ये एकदम सही है। SARFAESI Act 2002 जो है ना, इसके तहत ARC कंपनी को परमिशन मिली स्टैब्लिश करने की, और ARC को ना आपको RBI के अंदर रजिस्टर कराना पड़ता है, लेकिन ये गवर्नमेंट ओन नहीं होते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स ही होते हैं जो इनको ऑपरेट करते हैं, ठीक है। ARC have been proposed to be set up by state owned and private sectors banks and there will be no equity contribution from the government। गवर्नमेंट की तरफ से इसका कोई रोल नहीं है। Now, it is a specialized financial institution that buys the non-performing asset from banks and financial institutions so that they can clean up their balance sheet। ARC is also known as bad bank। Bad bank क्या होता है आपका? bad bank वो होता है जो bad loan को परचेज करता है, और bad loan क्या होता है? वो लोन जो रिकवर मुश्किल है रिकवर करना जिसको, और इसीलिए ARC एक आपका bad bank कहलाता है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो। मुझे लग रहा है कोई डाउट होगा आप लोगों को, इसलिए मैं एक बार और रिवाइज करा देती हूँ। आप लोग चाहो तो स्किप करके नेक्स्ट पार्ट पे भी जा सकते हो। अब आईबीसी क्या बताया था मैंने आपको? आईबीसी ये बताया था मैंने आपको, जब एक कंपनी है बट अनफॉर्चुनेटली वो अपने लोन्स को रिकवर नहीं कर पा रहा है, तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसने उसको लोन दिया था वो बैंक के पास जाएगा डायरेक्टली, और बैंक को बोलेगा कि ऐसी ऐसी सिचुएशन आ गई है, कोर्ट के पास जाएगा डायरेक्टली और कोर्ट को बताएगा ऐसी ऐसी सिचुएशन आ गई है।
कोर्ट एक बॉडी स्टैब्लिश करेगा, उसको बोलेगा एनालाइज करो इनका जो भी बिजनेस मॉडल है, क्या इसका कोई तरीका है जिनसे इस बिजनेस को बचाया जा सकता है, अगर है तो वो तरीका इनको बताओ, और अगर नहीं है तो किस तरीके से जो कंपनी के एसेट्स हैं उनको बेच के इनका पैसा रिकवर किया जा सकता है। डन। दूसरी चीज़ आती है सरफाइसी एक्ट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है, तो ये क्या करता है कि अगर किसी इंसान ने या फिर किसी बिजनेस ने लोन ले रखा है किसी एसेट के बदले बैंक से, तो बैंक को परमिशन देता है कि उस एसेट को आप जब्त करके अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। बट ये भी काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि नोटिस देता है, फिर 6 महीने का पहले वेट, फिर 6 महीने के बाद नोटिस, वो भी 2 महीने का नोटिस, फिर अगर जिसने लोन ले रखा है ना वो जाके वो कोर्ट में अगर बोल दे कि मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, तो बैंक को और टाइम लग जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए बैंक क्या करता है, ARC के पास अपना जो भी बैड लोन होता है ना उसको सेल कर देता है। अब ARC का काम है कैसे उस एसेट के थ्रू वो पैसा अपना बनाते हैं, किस तरीके से क्या प्रॉब्लम ये सॉल्व करते हैं, पूरा ये प्रोसेस ARC के हाथ में आ जाता है। अब स्टार्ट करते हैं ये जो नया टॉपिक है हमारे पास, विच इज़ बैड बैंक। ये मैंने आपको बता दिया, जो भी कंपनीज बैड लोन परचेज करती हैं, बैड लोन वो लोन जो रिकवर नहीं हो सकता है, वो क्या कहलाती है, बैड बैंक। बैड बैंक इज एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ARC ही है ये, और एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी दैट टेक्स ओवर द बैड लोन्स ऑफ अ कमर्शियल बैंक्स, मैनेजेस देम एंड फाइनली रिकवर द मनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसके अलावा ना एक टॉपिक और था हमारा इसमें, कहाँ गया, हाँ, जो कि ये था हमारा SAMV, स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट वर्टिकल्स। यहाँ पे एक और वो आएगा ना, तो ये है क्या, मैं आपको ये बता देती हूँ। तो जो भी बैंक्स होते हैं ना उसमें ना एक स्पेशल डिपार्टमेंट होता है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई सा भी। अब होता क्या है ना, ये क्या करता है, उन्हीं बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर एक स्पेशल डिपार्टमेंट है जो सिर्फ स्ट्रेस्ड एसेट, ये जो ऊपर हमने पढ़ा था ना ये वाला स्ट्रेस्ड एसेट, ये स्ट्रेस्ड एसेट से डील करता है। स्ट्रेस्ड एसेट अब मैंने आपको बता दिया। तो ये डिपार्टमेंट बुरे लोन्स को सुधारने का काम करता है, किस तरीके से स्ट्रेस्ड एसेट से हम लोग पैसा रिकवर कर सकते हैं, रिकवर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, फ्यूचर में आपको इस सेक्टर को लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो बैंक के अंदर स्पेशल डिपार्टमेंट है, ये बनाया गया है ताकि ना उनको ना बैड लोन्स वाली प्रॉब्लम से डील ना करना पड़े, साथ ही उनको ये पता रहे कि इस सेक्टर का फ्यूचर में ग्रोथ क्या है। बेसिकली जैसे पहले हम लोग गलती कर रहे थे ना, किसी इंसान का बिना बैकग्राउंड चेक किए उसको लोन दे रहे थे, लोन आ रहा था पर हमें ये नहीं पता चल रहा था कि बैड लोन्स को एग्जैक्टली कैसे रिकवर किया जाए, ये सारी चीज़ें। तो उनसे बचने के लिए इसको बनाया गया। अब इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं, बहुत ही स्पेशल लोग होते हैं जिनको लॉ की नॉलेज होती है, फाइनेंस समझ में आता है, प्रॉपर्टी का काम पता होता है, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड IBC के बारे में पता होता है। तो इनमें उन लोगों को बिठाया जाता है जिनको प्रॉपर नॉलेज होती है और जिनको पता होता है किस तरीके से उस एसेट के बदले हम लोग पैसा छुड़ा सकते हैं। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। ये एग्जिस्टिंग ARC ये वही है कि ARC किस तरीके से हेल्प करता है बैड बैंक्स बैड लोन को रिकवर करने में, किस तरीके से हेल्प करते हैं। तो ये तो हो गया कुछ लॉ वाले मेथड कि किस तरीके से हम लोग लॉ की हेल्प लेके, जो भी दिए गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए उनकी हेल्प लेके हम लोग कैसे अपना लोन जो है रिकवर कर सकते हैं। बट इसके अलावा भी कुछ मेथड्स हैं जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस्तेमाल करते हैं। पहला है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स क्या है, चेंजिंग द टर्म्स ऑफ लोन्स लाइक इंक्रीजिंग द टेन्योर ऑफ लोन और डिक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट। मतलब कि जो लोन जिस बंदे ने लिया है ना, जैसे मैंने 10 लाख का लोन ले लिया है बट अनफॉर्चुनेटली वो मैं लोन चुका नहीं पा रही, तो मैं बैंक के पास जाती हूँ अपनी ये समस्या लेके, या फिर जो मेरी ड्यू डेट है ना वो आ जाती है, तो बैंक मुझे बुलाता है और बैंक पूछता है दिक्कत क्या है, आप क्यों नहीं चुका पा रहे हो या क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो फिर मैं उसको बोलती हूँ कि इंटरेस्ट आप 10% चार्ज कर रहे हो, मुझे चाहिए कि आप 5% करो, तो मैं आपको 3 महीने के अंदर लोन दे दूँगी। तो बैंक अग्री कर जाएगा। या फिर मैं उसको बोलूँगी कि जो मेरा ये आज था ना, मुझे 2 साल का और टाइम दे दो आप लोग, मैं आपका सारा लोन आपको चुका दूंगी। तो वो जो पूरा लोन का टर्म पीरियड, इंटरेस्ट रेट, ये सारी चीज़ें उसको रीस्ट्रक्चर कर दिया दोबारा से। समझ में आ गया? तो इसीलिए इसको रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स कहते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल्टरिंग द टर्म और इंटरेस्ट रेट। अ बैड लोन इज मॉडिफाइड एज अ न्यू लोन। जो बैड लोन होता है उसको एज अ न्यू लोन की तरह मॉडिफाई कर दिया जाता है, मेकिंग मोर फेवरेबल टू द बोरोअर, ताकि बोरोअर उसको ईजिली चुका पाए। इसके बाद है हमारे पास राइट ऑफ। तो राइट ऑफ ना ज़्यादातर बैंक्स करते हैं। ये करते क्या है, इनके पास बैड लोन तो होता ही होता है, लेकिन ये उस चीज़ को ना अपनी जो शीट होती है ना, बैलेंस शीट, उसमें से हटा देते हैं।
ऐसा शो करते हैं कि एनपीए की प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है, तो अपनी बैलेंस शीट से हटा देते हैं। लेकिन जो एसेट दिया होता है ना हमने, उसके बदले पैसे ये लोग वसूल कर लेते हैं एआरसी को बेच के या कैसे भी, लेकिन अपनी बैलेंस शीट में से हटा देते हैं एनपीए की प्रॉब्लम को, तो इसको कहते हैं राइट ऑफ, ठीक है। रिटर्न ऑफ एसेट्स आर दोज एसेट्स दैट अ बैंक और लेंडर डज नॉट काउंट द मनी बोरोअर ओन्स यूज्ड बाय बैंक्स टू क्लीन अप देयर बैलेंस शीट। इसको काफ़ी यूज़ करते हैं बैंक्स अपने बैलेंस शीट को साफ सुथरा दिखाने के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम प्रोविजनिंग ऑफ लोन्स। प्रोविजनिंग ऑफ लोन्स इसका मतलब क्या है, इसमें क्या करता है ना बैंक ना उनके पास ना एक तरीके से, जैसे बैंक ने मुझे लोन दिया है, ठीक है, तो बैंक ना एक बैकअप ऑप्शन रखता ही है कि अगर ये बंदा मुझे लोन ना चुका पाए ना तो मुझे उतना नुकसान ना हो, समझ रहे हो, अगर ये पैसे मेरे डूब भी गए तो एक तरीके से एज अ बैकअप वो मुझे लोन दे देता है कि मैं अगर पैसे अगर आए इंटरेस्ट पे जो उसने मुझे लोन दिया है उस पर, तो बैंक का प्रॉफिट है, पर पैसे अगर इस बंदे ने रिटर्न नहीं किए तो हमें ज़्यादा नुकसान होगा नहीं। एज अ बैकअप ऑप्शन हम उसको दे रहे हैं लोन, बट वी ऑलरेडी हैव इनफ फंड्स, तो इसको क्या कहते हैं, प्रोविजनिंग ऑफ लोन्स। अंडर दिस बैंक्स हैव टू सेट असाइड और प्रोवाइड फंड्स टू अ प्रिस्क्राइब परसेंटेज ऑफ देयर बैड एसेट्स। इट इज़ कॉल्ड पीसीआर, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। पीसीआर इज द परसेंटेज ऑफ बैड एसेट दैट द बैंक हैज़ टू कीप मनी फ्रॉम देयर ओन फंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक को ना ये जो चला गया है ना एसेट, खो गया, तो इस बैंक के पास उतना बैकअप फंड ऑलरेडी मौजूद है कि बैंक जो लोन हमारा डूब गया ना, बैड लोन हो गया, उसको रिकवर कर लेगा। ये मोस्टली होता है, जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ना हमें फार्मर्स को लोन देना होता है, बट ड्यू टू एनी रीजंस उनकी अगर फसल खराब हो गई तो फिर वो पैसा चला गया बैंक का, लेकिन बैंक को क्योंकि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर वो पैसा देना ही देना है तो बैंक दे देती है, पर बैंक अपने पास एक बैकअप ऑप्शन भी रखती है कि ठीक है अगर ये डूब भी गया तो हमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से रहता है। और ये कैसे डिसाइड होता है, जो उनका जैसे अब यूजुअली हम जो भी एसेट रखते हैं ना बैंक के पास, बैंक उस एसेट के हिसाब से आइडिया लगाता है कि मुझे अपने फंड्स में इतना बैकअप ऑप्शन रखना पड़ेगा अगर ये डूब जाता है पैसा तो बस वही है ये, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। इससे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और आई डोंट थिंक कभी पूछा भी जाएगा, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए ये, क्योंकि हमारी बुक में है ये। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम ये है क्या, ये ऐसी सिचुएशन है जब बैंक और जो कंपनी है जिन्होंने लोन ले रखा है, तो बैंक के पास भी बहुत सारे बैड लोन्स हो गए हैं क्योंकि उस कंपनी ने बैंक से बहुत सारा लोन ले लिया है, और कंपनी के पास भी बहुत सारा लोन इकट्ठा हो गया है पर कंपनी नहीं चुका पा रही है लोन। तो ये दोनों की सिचुएशन है जिसमें दोनों की सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। समझ में आ गया। कंपनीज विद एक्सेसिव डेट प्लस बैंक्स विद बैड लोन्स, इस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। दिस इज रिलेटेड टू एनपीएन स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम। कंपनीज विद एक्सेसिव डेट, बैंक्स विद बैड लोन्स फेसेस दिस ट्विन शीट प्रॉब्लम। समझ में आ गया, जहाँ पे इनको भी दिक्कत है और इनको भी दिक्कत है, इनको इस सिचुएशन को ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम कहा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट भी है। अब होता क्या है ना, ये है क्या, कंपनीज अर्निंग बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट पेमेंट रिक्वायरमेंट। समझ में आ गया, यानी कि जैसे कंपनी की इनकम है फिलहाल मान लो 1 लाख रुपए, 1, 10, 100,000, 10,000 लाख, ठीक है। अब कंपनी की इनकम इतनी है, लेकिन ये इंटरेस्ट चुकाने से पहले और टैक्स देने से पहले, यानी कि मेरी जो सैलरी बनती है वो 1 लाख रुपए बनती है, लेकिन अभी मैंने इसमें मुझे कितना इंटरेस्ट देना है, कितना टैक्स भरना है, ये मैंने इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। फिर मुझे पता लगा, जब मैंने इंक्लूड कर लिया सब कुछ, तो मुझे पता लगा कि 50,000 टोटल अमाउंट है जो मुझे इंटरेस्ट भी भरना है, टैक्स भी भरना है, और इनको अगर मैं जोड़ दूँ तो टोटल वो क्या है, 50,000 है। तो अब जो मेरे पास आएगा यहाँ पे पूरा कट पिट के, ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 इज माई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो। फर्म विद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लोअर देन 1 आर कैटेगराइज एज ज़ूम्बी, यानी कि जिस भी कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लोअर देन आता है, 1 से कम आता है, तो फिर उसको हम लोग ज़ॉम्बीज बोल देते हैं उन कंपनीज को, ठीक है। नेक्स्ट, और हाँ, ये जो कंपनी जो ज़ॉम्बीज़ की कैटेगरी में आ जाती है ना, उनको बैंक्स भी इजीली लोन नहीं प्रोवाइड करता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब ये कुछ टर्म्स हैं, ये हमें समझने हैं, क्योंकि अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो आने वाला है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ये चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं, तो वहाँ इन टर्म्स का यूज़ करूँगी मैं, जैसे कैपिटल, बैंक एसेट, बैंक लायबिलिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझते हैं कैपिटल क्या है। तो कैपिटल से अभी आपके माइंड में आ रहा होगा जी पैसा नहीं है कैपिटल। पैसा तो है ही कैपिटल, लेकिन साथ में मैं अपना बिजनेस चलाने के लिए जो भी चीज़ें उस बिजनेस में लगाती हूँ, पैसा हो गया, मैं एक चेयर भी खरीद के लाई हूँ
हूँ ना, अगर उस में बिजनेस में मैंने सेटअप किया है, एक टेबल भी मैंने रखा है कि मीटिंग होगी तो लोग यहीं बैठेंगे, और रेंट भी मैं भर रही हूँ, तो वो सारा चीज़ क्या है, कैपिटल के अंदर आता है। जो भी चीज़ें मैंने लगाई हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, एक सुई से लेके चाहे 1 करोड़ रुपए हो, कुछ भी हो, वो सारा क्या आ जाता है, कैपिटल के अंदर आ जाता है। एवरीथिंग ब्रॉट बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इन कैश और इन काइंड, चाहे पैसे हो चाहे वैसे कोई चीज़ हो, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, कैपिटल। नाउ बैंक्स एसेट, व्हेन द बैंक ओन्स ब्रांच बिल्डिंग्स। अब बैंक के एसेट क्या क्या हुए, सुनो, एसेट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। बैंक की जितनी ब्रांचेज हैं वो बिल्डिंग्स आ जाती हैं, कंप्यूटर्स आ जाते हैं, कैश आ जाते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आ जाते हैं, अदर फाइनेंशियल एसेट्स आ जाते हैं, एक्सेट्रा, प्लस व्हाट पीपल ओ टू बैंक्स। यानी कि अगर मैंने बैंक से कर्जा ले रखा है ना 10 लाख रुपए, तो प्लस इन सम इंटरेस्ट, तो वो 10 लाख रुपए प्लस इंटरेस्ट बैंक का ही एसेट है जो मेरे पास है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ठीक है। बैंक के एसेट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, बैंक की जितनी भी डिफरेंट ब्रांचेस है वो इंक्लूड हो जाती हैं, कंप्यूटर्स है वो इंक्लूड हो जाते हैं, कैश है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है वो इंक्लूड हो जाते हैं, कोई और फाइनेंशियल एसेट है वो इंक्लूड हो जाते हैं। प्लस ये तो होता ही होता है, इसके बाद क्या इंक्लूड होता है, अगर बैंक का उधार है किसी के ऊपर, किसी ने बैंक से उधार ले रखा है, इंटरेस्ट पे पैसे ले रखे हैं, लोन ले रखा है, तो फिर वो भी चीज़ बैंक का क्या है, एसेट है। नाउ बैंक्स लाइबिलिटी, अब लाइबिलिटी क्या है, एवरीथिंग दैट बैंक ओज टू अदर पीपल, जो भी बैंक को चुकाना है दूसरे लोगों को, समझ में आ रहा है, तो वो लाइबिलिटी है। और वॉट एवर इज लेफ्ट फॉर द स्टेक होल्डर्स, प्लस जो भी स्टेक होल्डर्स के लिए बचा हुआ है, बैंक का शेयर ही क्यों ना हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा, जो बैंक को देना है। नेक्स्ट बैंक्स कैपिटल, ये तो नहीं किया हमने। द डिफरेंस बिटवीन बैंक एसेट एंड इट्स लाइबिलिटी, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, बैंक का एसेट और बैंक के लाइबिलिटी के बीच का, दैट इज बैंक का कैपिटल, दैट इज एक्चुअल कैपिटल, जो बैंक के पास है और जो बैंक को देना है, उनका जो डिफरेंस आ गया, वो एक्चुअल पैसा बचा ना बैंक के पास, तो वो बैंक कैपिटल आ गया। रिप्रेजेंटिंग नेट वर्थ ऑफ बैंक एंड दैट इज बैंक्स कैपिटल, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बैंक का एक्चुअल नेटवर्थ बताता है। नाउ रिस्क वेटेड एसेट, एसेट ऑल्सो हैव रिस्क, यानी कि अगर मैं जाती हूँ बैंक के पास, सपोज गोल्ड लेने जाती हूँ, बट बैंक को पता है नियर फ्यूचर में गोल्ड के प्राइसेस घटने वाले हैं बहुत ज़्यादा, तो वो रिस्क हो गया, राइट, बैंक के लिए। सिमिलरली अगर बैंक को कोई सेक्टर पता है, जैसे आरबीआई ने मॉरल सुएशन के थ्रू रिक्वेस्ट कर दिया कि भाई देखो रियल एस्टेट के प्राइस आगे जाके घटने वाले हैं बहुत ज़्यादा, तो इसमें मत दो लोन या दो लोन जो भी हो, तो फिर बैंक को पता ही कि ये तो रिस्की एसेट है, तो उसके अकॉर्डिंग बैंक किस तरीके से लोन देता है वो चीज़ है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिस्क वेटेड एसेट। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो एलिजिबल कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट इनटू 100। अब ये है क्या, इसको समझते हैं। इमेजिन बैंक को अपने पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा रखना पड़ता है, जस्ट इन केस अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, इतने सारे बैड लोन्स आ जाएं, कुछ भी हो जाए, तो बैंक को अपने पास एक एक्स्ट्रा बैकअप की तरह एक्स्ट्रा पैसे रखने पड़ते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसे हैं ना, ये उनके कैपिटल का हिस्सा है, बैंक का कैपिटल है ये। तो अब हो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये जो चीज़ है ये हमें क्या बताता है कि बैंक के पास कितना कैपिटल है कंपेयर टू रिस्क। यानी कि अगर रिस्क ज़्यादा है, कैपिटल कम है बैंक के पास, तो यानी कि बैंक बहुत डूबने की कगार पे। बट अगर बैंक के पास बैलेंस है, मतलब कि जितना बैंक के पास रिस्की एसेट है ना, उतना ही बैंक के पास पैसे है कि बैंक अगर वो डूब भी जाएगा तो बैंक उससे रिकवर कर लेगा। बैंक डूबेगा नहीं, बैंक के पास इतना पैसा है। अगर वो बैड लोन्स नहीं भी मिले, मतलब बैड लोन्स अगर चले ही गए, तब भी बैंक के पास पैसा है कि बैंक सर्वाइव कर लेगा, तो दैट इज गुड। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। बेसिकली ये दिखाता है कि बैंक कितना स्ट्रांग है अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो, ठीक है। क्या बताता है ये कि बैंक के पास कितना कैपिटल है कंपेयर टू उनके रिस्क, ठीक है। तो यही है एलिजिबल कैपिटल। इसको इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जितना टोटल कैपिटल है अपॉन जितना रिस्क वेटेड एसेट है, कितना है भाई रिस्की एसेट आपके पास, इनटू 100। तो ये आपका फॉर्मूला है जो पूछा जा सकता है। अब आते हैं इनके कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, इनको फटाफट से प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव टूल यूज्ड बाय आरबीआई। एक सेकेंड, ये कितने क्वेश्चंस हैं इस बार मैं सोच रही हूँ मैं ना बताऊँ आंसर्स, आप लोग मुझे खुद ही इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताओ या खुद ही इनको सॉल्व करो, मैं इनके आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, देखती हूँ। तो 30 क्वेश्चन है, फटाफट इनको करने का सॉल्व करते हैं। इस बार इसके आंसर ना मैं रीड कर रही हूँ क्वेश्चन, और आप लोग मुझे कॉमेंट करते जाओ, ठीक है। जिसका सही होगा ना मैं पिन कर दूंगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव टूल यूज्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल क्रेडिट। अब इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव टूल है, पहले तो ये बताओ मुझे। देखो, कैश रिजर्व रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये तीनों क्या है, ये तीनों तो क्वांटिटेटिव टूल है, ये तो मुझे पता ही है। सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज मोरल सुएशन, ये क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव टूल हो जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, मैंने बता दिया बट इट्स ओके।
द फेलियर ऑफ क्वांटिटेटिव मॉनेटरी टूल्स इज प्राइमरीली ड्यू टू, अब इसका आंसर आप लोग मुझे बताना, द रिजिडिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट्स इन द बैंकिंग सिस्टम, हाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज, ऑल ऑफ द अबव। अब इसमें ना आपको डाउट है या आपको पता नहीं है कि एग्जैक्टली आप लोग मुझे बताना है इसका आंसर, ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूंगी। Then next, the benchmark prime lending rate was replaced by which of the following to improve transparency in the lending? हमें पता है कि BPLR के बाद क्या आ गया था, बेस रेट आ गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Then the base rate system was introduced by RBI in 2010 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट, which of the following was the first bank established in India? अब मुझे आप लोग बताना कौन सा था, मैंने बताया था बैंकिंग हिस्ट्री वाले में, ठीक है। नेक्स्ट, द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन 1969 लेड टू इंक्रीज्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन, रिडक्शन इन गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बैंकिंग, प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक, अ डिक्लाइन इन बैंकिंग सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। अब मुझे इसका आंसर भी आप लोग बताओगे अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज, कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज करना है कि क्या हो सकता है। नेक्स्ट, पेमेंट बैंक्स आर अलाउड टू provide small loans to customer except deposit up to 2 lakh per individual. This is the option which is correct. Offer credit card offer नहीं करता है, none of the above तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द ओनली ऑप्शन which is correct. Now, which of the following is not considered as domestically systematically important bank in India? कौन सा है जो नहीं कंसिडर होता है? SBI, ICICI, HDFC, पंजाब नेशनल बैंक। अब मैंने आपको ना इसका एग्जाम्पल दिया था उसमें, तो तीन तो उसी एग्जाम्पल से है, एक डिफरेंट है, आपको बताना है कौन सा है। Now, which of the following is classified as substandard asset? A loan that remain overdue for 30 days, a loan that remains overdue for more than 90 days but less than 12 months, a loan declared completely irrecoverable, a loan where interest payments are still being made regularly. तो इसका आंसर बताना मुझे। देन SMA2 अकाउंट्स इंडिकेट क्या बताता है? लोन ओवर ड्यू 1 to 30 डेज, लोन ओवर ड्यू 31 to 60 डेज, ये आपको पता होना चाहिए कि ये ऑप्शन अभी सही है। लोन ओवर ड्यू फॉर 61 to 90 डेज, लोन ओवर ड्यू फॉर मोर देन 180 डेज, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ रिस्की राइजिंग NPAs इन इंडियन बैंक्स? इनमें से कौन सा है जो नहीं है उसका कारण? हाई कॉर्पोरेट लेवरेज, पुअर क्रेडिट अप्रेजल मैकेनिज्म, स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी ओवरवेट, विलफुल डिफॉल्ट बाय बोरोवर्स। अब आपको इसका आंसर बताना है मुझे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की प्रोविजन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड? इनमें से कौन सा है? अलाउज बैंक टू राइट ऑफ ऑल द बैड लोन्स ऑटोमेटिकली, नहीं। Provide a time-bound resolution process for stressed asset, exempts promoters from any liability for loan default, nationalizes stressed banks। ये नहीं है। अब इनमें से मुझे आप लोग बताना कौन सा सही है, ठीक है। Now, the securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interests SARFAESI Act primarily helps banks to, इनमें से किस चीज़ के लिए हेल्प करता है आप लोग बताना? टेक ओवर मैनेजमेंट ऑफ डिफॉल्टिंग कंपनीज, रिकवर लोन्स बाय सेलिंग सिक्योर्ड एसेट विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन, इंक्रीज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, रेस्ट्रिक्ट लेंडिंग टू हाई रिस्क बोरोअर्स। नाउ, the twin balance sheet problem refers to the financial distress of both banks and corporates, the increase in government fiscal deficit and trade deficit, the mismatch between asset and liabilities of bank, the discrepancy in public and private sector bank balance sheets. Next, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज कैलकुलेटेड एज, अब ये तो मैंने अभी भी फॉर्मूला बताया, ये तो आप ही को बताना है, ठीक है। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मॉनेटरी टूल यूज्ड बाय RBI? बैंक रेट नहीं है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मोरल सुएशन। इसमें से कौन सा नहीं है? अच्छा, बैंक रेट तो है यार, सॉरी, बैंक रेट है, ये भी है, मोरल सुएशन नहीं है, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट, what is the main reason for the failure of qualitative tools in controlling credit in India? इनमें से कौन सा रीजन है? lack of legal enforceability, high dependence on global financial trends, RBI's inability to set interest rates, limited role of banks in the economy. You have to tell me the answer. Next, the marginal cost of funds based lending rate MCLR was introduced in, इनमें से कौन सा साल हुआ था आपको बताना है। Next, which of the following is not a factor in determining the MCLR? Marginal cost of funds, operating cost, credit risk premium, gross domestic product growth rate. Next, the Imperial Bank of India established in 1921 was later renamed as, क्या रीनेम कर दिया था इसका? आप बताना मुझे इसका आंसर। It is very easy and this has been asked, तो इसलिए आपको इसका आंसर तो पता होना ही चाहिए।
नेक्स्ट, विच कमिटी रिकमेंडेशंस लेड टू लिबरलाइजेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया? मैंने आपको नाम बताया था, ये है नरसिम्हा कमेटी, इसकी रिकमेंडेशन पे लिबरलाइजेशन वॉज अलाउड। देन नेक्स्ट, which of the following statements about small finance bank is correct? They can accept deposit and provide loans. They cannot issue debit cards. They must have at least 50% of their loans above 50 crore. They are not regulated by RBI. अब आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। नेक्स्ट, which bank categories specifically which bank category is specifically designed to provide financial services to low income individuals and small businesses? अब इसका आंसर मुझे आप लोग बताना है इन चारों में से कौन सा है वो, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज कंसीडर्ड एज लॉस एसेट? इनमें से किसको मानते हैं हम? अगर वो आपको ये वाला याद है, अगर ये वाला कहाँ गया, वो जो चार्ट है ना, वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे बहुत आए हैं क्वेश्चन, ये अगर आपको याद है तो आप लॉस एसेट इजीली बता पाओगे, ठीक है। इसी तरीके से मैं बता रही हूँ, ये याद कर लेना जो आपका चार्ट था। आज का जो ये लेक्चर है ना पूरा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो तो डाउट हो कुछ भी, तो प्लीज़ मेरे को बताना। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। इनमें से कौन सा होगा मुझे बताना आप लोग। SMA 1 अकाउंट्स रेफर्स टू लोन्स ओवरड्यू फॉर हाउ मेनी डेज? कितने दिन के लिए रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज ऑफ राइजिंग NPAs इन इंडिया? इनमें से कौन सा है ये भी बताना मुझे, ठीक है, रीज़न। Which of the following is a primary function of an asset reconstruction company? Granting new loans to bank, taking over and restructuring bad loans, managing government fiscal deficit, ये तो नहीं है, issuing a new banking license। अब ये मुझे आप लोग बताना, ठीक है। अब the bad bank in India is formally known as, किस नाम से जाना जाता है, ये भी मुझे आप लोग बताना इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज करेक्ट? इनमें से बताना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को लेके कौन सा स्टेटमेंट है जो एकदम सही है। द लास्ट क्वेश्चन, रिस्क वेटेड एसेट इज इन बैंकिंग आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन, ये भी बताना मुझे, ठीक है। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी मैं। तो ये जो 30 क्वेश्चन है ना, डू नॉट वरी एट ऑल, इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा इन 30 क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में कराऊंगी मैं, आई प्रॉमिस यू दैट। अभी तो बस मैंने ऊपर से जल्दी रीड कर दिया है, बाकी इसको करना आप ही लोगों को है। कॉमेंट करना, कोशिश करना आंसर आप लोग कर सको। जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है गूगल करो पहले तो उसको, ठीक है। और अगर नहीं क्लियर हो रहा है, गूगल इसलिए कह रही हूँ मैं क्योंकि आपको ऑन द स्पॉट आंसर मिल जाएगा, बट स्टिल अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कॉमेंट करो, मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो आई होप आपको आज का ये पूरा सेशन पसंद आया हो। ये नोट्स चाहिए अगर आपको तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर कुछ डाउट हो कुछ हो तो कमेंट करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।